कहाँ तक मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया था ये? बस स्टार्ट ही हुआ था इसमें कंप्लीट। प्लाज्मा चल रहा था कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स। एक्चुअली एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आज एक ही टाइम पे दो क्लासेस हैं इसी टाइम पे। एक बैच वीओ का भी है, एक बैच ये भी है। तो वो वहां से ज्वाइन कर रहे थे, उनका लेक्चर चल रहा था, तो हमारा बीच में निकल जाता है थोड़ा सा। ये हमें पहली बार ही पता लगा, अगर एक साथ क्लास करते हैं एक ही टाइम पे तो प्रॉब्लम बनता है थोड़ा। उसके लिए माफी चाहेंगे। अभी कोई इंटरप्शन नहीं होगा क्लास में। हाँ जी। तो आज हम पढ़ने वाले थे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो प्लाज्मा में मिलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे था, वो सोल्यूबल होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है उनका, और भी काफी सारे थे, चार्ज होते हैं उनके ऊपर। और चार्ज की वजह से जो नेट चार्ज होगा उससे वो दूसरी चीज के साथ कंबाइन करके अपना फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। और भी काफी सारी चीजें थी, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। एक आइडिया दे रहा हूँ। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं मेनली वो तीन तरह के होते हैं। ग्लोबुलिन्स होते हैं, फिब्रिनोजन होते हैं, और एल्ब्यूमिन होते हैं। अब फिब्रिनोजन का तो सबको पता है कि वो ब्लड क्लोटिंग में काम करता है, ठीक है साहब। एल्ब्यूमिन का भी सबको पता ही है, एल्ब्यूमिन से फील ले लेना चाहिए थोड़ा सा। वो एल्ब्यूमिन वो एग में थोड़ा ओस्मोटिक प्रेशर सा वैसा वैसा सा, हाँ वो वही है। वो ओस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करता है। ओस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, कौन? एल्ब्यूमिन। और जो एल्ब्यूमिन है ये ट्रांसपोर्ट, वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। वेरियस सब्सटेंसेस कौन से? जैसे कि आपका फैटी एसिड हुआ, आपका हार्मोन हुआ, और आपका ये ड्रग्स, वेरियस ड्रग्स को भी ये हेल्प करता है। अब ये फैटी एसिड को क्यों चिपका के ले जा रहा है? क्योंकि इसका नेचर भी फैटी होता है, थोड़ा फैट जैसा होता है, तो लाइक लाइक साथ में चलते हैं, थोड़ा वो वाला आप लगा के चलें। तो ये फैटी एसिड्स को, हार्मोन्स को और ड्रग्स को अटैच करके उनको ट्रांसपोर्ट करता रहता है। और एल्ब्यूमिन जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये मेंटेन कर ही रहा है, रेगुलेट कर ही रहा है, साथ के साथ ये बफरिंग का भी काम करता है। बफरिंग का मतलब क्या होता है? अब ब्लड के अंदर है तो किसको बफर करेगा? जो ब्लड का पीएच रहता है उस रेंज को क्या करेगा? उस रेंज को वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। किसी को पता है ब्लड का पीएच क्या होता है? रेंज? 7.4। ठीक है जी। लेक्चर के बाद बताएंगे क्या होता है। मेरे को भी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रही अभी। वो रेंज होती है, वैसे एक रेंज होती है, एग्जैक्ट नहीं बोलना चाहिए उसको, थोड़ा सा रेंज में बोलना चाहिए, तभी तो बफरिंग का काम आएगा ना। या फिर 7.2 है लगा लीजिए, तो उसके आसपास रहे, 6.8, 7.4 ऐसे रहे। मतलब मेन बात क्या है, जो प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन मिलता है, कौन? एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है? ये बफरिंग में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है फैटी एसिड के और हार्मोन के और ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो एक तो अपना हो गया। क्या है ये, कहां पे मिलता है? ये ब्लड के अंदर मिलता है, प्लाज्मा के अंदर हम बोल देते हैं इसको, प्लाज्मा प्रोटीन इसको बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिब्रिनोजन सबको पता है, इसको तो आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब कुछ, फिब्रिनोजन के क्या क्या फंक्शन है जब हम ब्लड कोगुलेशन पढ़ेंगे। तो लेकिन फिर भी सबको पता है, ये जो फिब्रिनोजन से फील आ जाना चाहिए, फाइबर जाके फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, और फिब्रिन में कन्वर्ट होकर के ये क्या, कोगुलेशन में हेल्प करता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो फिब्रिनोजन होता है वो सोल्यूबल होता है ब्लड के अंदर। क्या होता है? सोल्यूबल होता है। बट जब ये फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इनसोल्यूबल बन जाता है। तभी तो वो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, वो क्लोट बनता है, इंसोल्यूबल हो रहा है वो। लेकिन फिब्रिनोजन की अगर आप बात करोगे तो वो सोल्यूबल होता है ब्लड में, लेकिन वो फिब्रिन में कन्वर्ट होने के बाद इनसोल्यूबल हो जाता है, क्योंकि फाइबर बन जाते हैं उसके, उसी से वो मैस बनेगा, उसी से स्ट्रक्चर बनेगा, वहां पे प्लेटलेट्स आएंगे, सारा काम तो वहां पे ही होता है। तो इट शुड बी इनसोल्यूबल आफ्टर फिब्रिनोजन हैव बीन कन्वर्टेड टू फिब्रिन। तो फिब्रिन इनसोल्यूबल होना चाहिए। फिब्रिनोजन की बातें कर ली हमने, समझ में आ गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने एल्ब्यूमिन की बात कर ली, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला काम करा रहा है, बफरिंग वाला और ट्रांसपोर्ट वाला। ट्रांसपोर्ट में क्या? ड्रग्स, हार्मोन, फैटी एसिड। अब बात कर लेते हैं ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन्स बहुत आपने सुना ही है, काफी सारे फंक्शंस होते हैं इसके। लेकिन ग्लोबुलिन्स नाम सुनते ही एकदम से दिमाग में आता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यस यस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो आईजीए, आईजीजी, आईजीएम आप लोग पढ़ते हैं, जो कि मिल्क के थ्रू एंटीबॉडी सिक्रेट होती हैं, उनमें भी देखते हैं हम। तो वो सारे के सारे कहां से बनते हैं? ये ग्लोबुलिन से बनते हैं, ग्लोबुलिन्स की हेल्प से ही बनते हैं वो। अगर ग्लोबुलिन्स जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करेंगे तो उनको हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है जी। और उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे तो हम ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन्स भी बोल सकते हैं उनको। तो ग्लोबुलिन्स का फंक्शन समझ में आया, ये भी इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहा है, प्लस में ये आपका ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है जी। और कुछ थोड़ी बहुत हेल्प ये ब्लड क्लोटिंग में भी कर देता है, लेकिन मेन सबसे फंक्शन ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ऐसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एल्ब्यूमिन की आप बात करेंगे, सबसे मेन सिस्टम है इसका ओस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना। उसके बाद ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो कर ही रहा है, प्लस में बफरिंग का भी काम कर ही रहा है, ठीक है जी।
अब प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी, अब किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी क्या, एक ही तरह की होते हैं या अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग फंक्शन, काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं? तो डाइवर्सिटी से समझ में आना चाहिए, डाइवर्स हैं, विभिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोटीन टाइप्स, यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बहुत तरह के प्रोटीन टाइप्स होते हैं इसके, हर एक का यूनिक स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन, अगर स्ट्रक्चर यूनिक है, टाइप अलग अलग है, तो फंक्शन भी सबके यूनिक ही होने चाहिए। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की पहली प्रॉपर्टी हमने देखा कि वो डाइवर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, काफी तरह के होते हैं। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इन द एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है, ऑब्वियसली एक्वस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर ही है 90% इसमें, तो वो सोल्यूबल होते हैं, तभी तो प्लाज्मा प्रोटीन है। सोल्यूबल ही नहीं होते तो प्लाज्मा में काम ही क्या था, ऐसे ही परेशान कर देता है, खुद भी परेशान रहते, प्लाज्मा को परेशान करते रहते। अब नेचुरली प्लाज्मा में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, हाँ सोल्यूबल तो ये होने ही चाहिए। बट आप बोलेंगे सर आपने बताया फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो इनसोल्यूबल है। बट फिब्रिन तो कुछ हो रही है ना, फिब्रिनोजन है रियल प्रोटीन, तो जो प्लाज्मा में रहता है, जो सही जिसको हम मानते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। फिब्रिन में कन्वर्ट होके वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो चेंज तो क्या होगा, फिब्रिन में चेंज हो रहा है, बट वो उसकी प्रॉपर्टी इनसोल्यूबल हो जाएगा, वो सोल्यूबल नहीं रहेगा। अब चार्ज, हाँ एक नेट चार्ज रहता है प्लाज्मा प्रोटीन्स में, और इसी चार्ज की वजह से ये अलग अलग जगह जाकर के अटैच करते हैं खुद को। मोलिकुलर वेट की आप बात कर लीजिए, साइज की बात कर लेते हैं यहां पे। तो एल्ब्यूमिन्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, अल्बू नाम से लग रहा है छोटू, एल्बू, ठीक है। और फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन अब लार्ज है, अब इसके नाम से लग रहा हो ना लग रहा हो, बट हाँ ये है तो सबसे लार्ज ही। कौन, फिब्रिनोजन सबसे लार्ज है, अल्बू मीन जो है, अल्बू सबसे छोटा रहता है, ठीक है। मोलिकुलर वेट और साइज की हमने बात कर ली। ट्रांसपोर्ट में ऑब्वियसली हमने देखा कि ट्रांसफेरिन भी होता है उसके अंदर, और वो ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था नीचे वाला, कौन नीचे वाला, एल्ब्यूमिन, फैटी एसिड को कर रहा था, हार्मोन्स को कर रहा था, तो हाँ जी ट्रांसपोर्ट का भी काम इनका रहता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम्स की बात करें, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, वो हार्मोन को, लिपिड्स को, मेटल्स को, मेटल में भी जो ट्रांसफेरिन वाला रहता है, ये जो ट्रांसफेरिन रहता है नाम से पता लग रहा है किसको, ट्रांस, ट्रांस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे किसको लेके जाता है, फेरिन मतलब आयरन को लेके जाता है। तो जो ट्रांसफेरिन है ये आयरन को लेकर के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन भी बता दिया, साथ में इसका एग्जांपल भी आ गया आपका। अब इम्यून फंक्शंस की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो, इनका रोल कहां पे होता है, दे विल डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड पैथोजेंस। बड़ी जनरल सी बात है, कुछ ऐसा है नहीं खास। हाँ जी, लास्ट में क्या बोल रहा है ये, मेंटेनिंग द फिजियोलॉजिकल बैलेंस एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी, ठीक है। प्लाज्मा में ये जो रहते हैं, ये ओवरऑल हेल्थ जो रहती है उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि इतने सारी डाइवर्सिटी है इनकी, इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो बेसिकली इनके बिना तो काम चलेगा नहीं। ओवरऑल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है लगभग लगभग सभी में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप देखिए कॉमन सेंस की बात है, ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, सर्कुलेट अगर थोड़ा किसी ने ध्यान से देखा हो, ये सर्कुलेट है, फील नहीं यार आपको, सर्कल, किसी को सर्कस भी लग रहा होगा, बट आप सर्कस मत सोचो, सर्कल देखो। सर्कुलेट मतलब सर्कल, सर्कल बोले तो यूं, अब एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता तभी इसको सर्कुलेट बोल रहे हैं, बट मीनिंग इसका सर्कल जैसा ही होता है। मतलब एक प्लेस पे बार बार वो आएगा, लगा लीजिए ये हार्ट है, ये आपका किडनी है, ये आपके लंग्स हैं, तो ये हार्ट से किडनी, किडनी से लंग्स, मतलब किडनी से लंग्स नहीं जाएगा ऑब्वियसली, आपको पैटर्न पता ही है सारा। मतलब मैं कॉन्सेप्ट क्या बताने की ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे, वो हर एक जगह पे बार 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 एक सर्कल की तरह घूमता रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेट करना। तो अगर ब्लड को हर बॉडी पार्ट में बार बार सर्कुलेट करना पड़ रहा है, तो ब्लड के अंदर जो भी चीजें होंगी वो उस तरीके से ही एवोल्यूशन में बनी होंगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लगभग लगभग सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में काम आती है, क्योंकि ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में जाता रहता है। ब्लड जो है बॉडी के लगभग लगभग हर एक पार्ट में जाता रहता है, तो उसके अंदर इतनी, इसके प्लाज्मा में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत सारे, बहुत डाइवर्स होते हैं, यूनिक स्ट्रक्चर होता है, यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और बहुत सारे फंक्शंस को चलाते हैं, इसलिए ओवरऑल जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ है उसमें वो हेल्प करते हैं। बड़ी ही जनरल और छोटी मोटी बातें थी, बट बोल दिया ताकि थोड़ा आराम से आपको याद ही हो जाए यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ बड़ी बातें नहीं थी, ठीक है। अब आ जाओ ब्लड कोगुलेशन वाला टॉपिक, इसको मैं आपको ओपन स्लाइड पे, ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाऊंगा, बट एक आइडिया मैं आपको लेना चाहूंगा कि ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस,
एक होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। हीमो का मतलब क्या होता है? हीमो किससे रिलेटेड है? वो किडनी से रिलेटेड है क्या? हीमो वर्ड किससे रिलेटेड है? हीमो जो वर्ड रहता है आपका, वो किससे रिलेटेड होता है? हीमो मीन्स ब्लड, ब्लड से। हीमोस्टेट हमने कल ही बात कर रहे थे, हीमेटोपोइसिस, हीमो। ठीक है, सिंपल। मतलब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत खतरनाक लगेगा, बहुत ही सिंपल सा होता है। हीमोस्टेट की हम बात कर रहे हैं, और स्टेट का वर्ड का मतलब हमने क्या समझा था? बैक्टीरियोस्टेट भी बता रहे थे, कोक्सीडियोस्टेट भी बता रहे थे, अब यहाँ पे हीमोस्टेट बता रहा हूं। स्टेट का मतलब जहां पे जो चीज है वैसे ही रुक जाए बिल्कुल। कोक्सीडियोस्टेट, बैक्टीरियोस्टेट मतलब बैक्टीरिया की जितनी भी पॉपुलेशन है बस रुक जाए वहां पे। और स्टेट वर्ड का किसी के भी पीछे मिले तो आपको एक बेसिकली थोड़ा आइडिया आ जाना चाहिए, स्टेट का मतलब ये होता है उस चीज का रुक जाना। तो हीमो मतलब ब्लड, और हीमो के आगे अगर मैं ये लगाता हूं तो उसका रुक जाना, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस बोल देते हैं। अब हीमोस्टेसिस में हम दो बोलते हैं, एक तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है, एक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है। हीमोस्टेसिस का मतलब ब्लड को रोक क्यों रहे हैं कहीं पे, या आप बोलो कोगुलेट क्यों कर रहे हैं? ब्लड को कोगुलेट करना वैसे थोड़ी सी अलग चीज हो जाएगी, बट मैं बोल रहा हूं कि ब्लड को रोक दे रहे हैं एक जगह पे, उससे आगे नहीं जाने दे रहे। क्यों क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्या हार्ट से हम लंग्स की तरफ ब्लड को नहीं जाने देंगे? क्या नहीं जाने दोगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ऐसे ही मर जाएगा। वो तो अच्छी बात है, अच्छी चीजें हो रही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ना ही बॉडी को कोई प्रॉब्लम है। अब हीमोस्टेट की, हीमोस्टेसिस की कब बात आएगी? जब बॉडी को लगता है कि ब्लड को जिधर जाना चाहिए उधर ना जाकर के किधर और जा रहा है, या लॉस ही हो रहा है वो। अब लॉस कहां से होगा? ऑब्वियस सी बात है, ब्लड वेसल से ही होगा, या तो आर्टरी से होगा या वेन से होगा। इन्हीं जगह से लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे घूमता रहता है। या किसी ने डायरेक्ट हार्ट में पंचर कर दिया तो उधर से लॉस हो जाएगा, वैसा होता नहीं है यूजुअली। मतलब आर्टरी या वेन से ही कहीं ना कहीं से ब्लड जो है अपना, वो उसका लॉस होगा। ठीक है। अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस में होता है, लगा लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं यहाँ पे, ऐसे करके। इसके नीचे एक दूसरी, चलो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। ये आपका ब्लड वेसल है, ये मान लीजिए आपकी एंडोथेलियल सेल्स हैं। इस पे दूसरी कवरिंग फिर से लगा देता हूं, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है जी। अब ध्यान से समझना, प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मतलब यहां पे इंजरी हुई कुछ अंदर से, इंटरनल इंजरी, इससे ब्लड वेसल ये टूट गई। बाहर वाली लाइनिंग ओके है, इसकी बाहर वाली को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अंदर वाली जो लाइनिंग थी वो ब्रेक होकर के क्या हुआ, जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं ये ब्लू वाली, यहाँ पे ब्लड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने लगता है। अब जैसे ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा तो बॉडी का भी एक प्रिवेंशन वाला काम होता है। ये नहीं है कि पूरा का पूरा ब्लड अगर वेसल से बाहर निकल जाएगा तो ही बॉडी एक्टिवेट होगी, नहीं। अगर अंदर ये ब्लड वेसल रप्चर भी नहीं हुई है और ब्लड बाहर भी नहीं गया है तो भी कोगुलेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर बाहर ही नहीं जा रहा है तो फिर काहे का कोगुलेशन क्यों करवा रहे हो? तो बॉडी बोलती है कि बाहर चला जाएगा तब करवाओगे क्या? कुछ तो ऐसा होना चाहिए, अगर ये स्ट्रक्चर यहां पे डाइल्यूट हो गया है, डैमेज हो गया है, कमजोर हो गया है थोड़ा सा, तो भैया यहां पे ही कोगुलेशन कर दो ताकि सपोर्ट मिल जाए। थोड़ा सा और वीक हुआ तो सीधा बाहर चला जाएगा, तो वहां पे भी तो कुछ ना कुछ करेगी ना बॉडी। वो एक अलग बात है, अभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकले है। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। अगर ऐसा सिनारियो बनता है जिसमें एंडोथेलियल के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट ब्लड आ जाता है तो उसमें इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोल रहे थे कि सर आप प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बता रहे थे, चलो ठीक है, उसकी भी छोटी सी एक लाइन में खत्म कर देता हूं उसको। प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या सीधा क्लोट बन जाएगा क्या? क्या सीधा क्लोट बनेगा क्या एकदम से? नहीं। सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं वो सारी प्लेटलेट्स इकट्ठा होकर के इस पॉइंट पे जाना स्टार्ट कर देंगी, जो प्लेटलेट्स हैं। अब प्लेटलेट्स इस पॉइंट पे जाकर के स्टार्ट हो रही हैं जाना, चिपकना एक दूसरे के साथ, उनका एडेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं पूरा लेक्चर का वो कोगुलेशन वाला बिना स्लाइड के खत्म कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझ लेना आप लोग, ठीक है? उसके बाद वो कुछ नहीं लगेगा, वो थोड़ा बच्चे लगेगा इसके बाद, अगर आपने ध्यान से समझा दो। सारी प्लेटलेट्स जाकर के अडेयर करना स्टार्ट कर देंगी, इस पोजीशन पे इकट्ठा हो जाएंगी सारी की सारी। अब कुछ प्लेटलेट्स स्टार्टिंग में तो कुछ ही होंगी। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती है वो एक फैक्टर निकालना स्टार्ट करती है। ठीक है, एक होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी फैक्टर। आप बोलोगे ये फॉस्फेट वाला कहां से आ गया सर? छोड़ दो, अगर नहीं मजा आ रहा था सुनने में, लेकिन आता तो है। एक आता है थ्रोम्बोजेन।
अब ये क्या करते हैं बेसिकली, एक होता है आपका वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, ठीक है, वीडब्ल्यूएफ उसको बोल देते हैं। तो इनका काम क्या होता है, एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं तो अगर कम प्लेटलेट्स हैं तो और बहुत सारी प्लेटलेट्स को इकट्ठा करते हैं, सिग्नल भेज भेज के, सिग्नल भेजने का काम होता है बेसिकली। और बहुत सारी प्लेटलेट्स आएंगी तो ये वाला जो है क्या होगा, ये पूरा प्लेटलेट से ये एरिया कवर हो जाएगा। क्योंकि बॉडी को लगा था इंटरनल इंजरी हुई है, इंटरनल इंजरी ब्लड वेसल के अंदर हुई है और यहां से कहीं ये वीक हो रखा है स्ट्रक्चर, ये बाहर ना निकल जाए, इसलिए क्या किया, प्लेटलेट्स ने आना स्टार्ट किया और यहां पे चिपक गए वो। तो अब एंडोथेलियल के कॉन्टेक्ट में ब्लड नहीं आएगा, और ब्लड नहीं आएगा तो मतलब चांसेस आर कि हाँ ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया, अभी सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। लेकिन हमें इस प्रोसेस को कुछ तो नाम देना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस, जो प्लेटलेट्स ने आकर के एकदम से बचाव किया स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे होता है ब्लड कोगुलेशन का और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक पाथवे हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, कोई इनका सबका मतलब समझेंगे, डोंट वरी। इंट्रिंसिक को इंट्रिंसिक को क्यों बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक क्यों बोलते हैं, उसमें इतने स्टेप कम क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों होते हैं, वो सब प्रैक्टिकल समझ में आएगा। लेकिन आप फोकस अलर्ट रहना, थोड़ा सा आराम से बैठना, ठीक है। अब मैं कहां पे था, प्राइमरी हीमोस्टेसिस हमने खत्म कर दिया। यहां पे ब्लड कोगुलेशन का होना भी जरूरी है। मैं बता रहा था इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, दोनों में फैक्टर 10 को ही एक्टिवेट करना होता है। इंट्रिंसिक पाथवे से आ जाओगे तो थोड़े से ज्यादा स्टेप्स में से आना पड़ेगा, फिर ये एक्टिवेट होगा फैक्टर 10। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में से आओगे तो थोड़ा सा जल्दी एक्टिवेट हो जाता है ये फैक्टर 10। अब एक्टिवेट जल्दी हो या लेट हो, फंक्शन इसका हमेशा आगे एक ही रहेगा। इंट्रिंसिक पाथवे में भी सेम रहेगा और एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी सेम रहेगा। फैक्टर 10 तक आने तक इनके रास्ते अलग थे, ये आप समझ लीजिए। इंट्रिंसिक पाथवे वाला जो था ये कनाडा से चल के इंडिया आ रहा था, और एक्सट्रिंसिक वाला जो था ऑस्ट्रेलिया से चल के इंडिया आ रहा था। अब इंडिया के बाद इनको जम्मू कश्मीर तक एक ही रास्ता है, उसके बाद ये अलग अलग रास्ते फॉलो नहीं कर सकते, एक ही रोड से जाना है दोनों को। यहां तक आने के रास्ते अलग थे। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। फिर से बताता हूं, फैक्टर 10 तक पहुंचने के जो रास्ते हैं या जो केमिकल रिएक्शन स्टेप्स हैं, स्टेप्स एक अच्छा वर्ड रहेगा यहां पे, फैक्टर 10 तक पहुंचने के लिए जो जो स्टेप्स चाहिए होते हैं वो दोनों के अलग हैं, इंट्रिंसिक के और एक्सट्रिंसिक के। बट फैक्टर 10 के बाद जो भी स्टेप्स होंगे दोनों में कॉमन होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि फाइनली दोनों का काम क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन करवाना ही रहता है। तो अब सवाल आता है कि साहब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का अगर काम एक ही है, फैक्टर 10 को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इतने अलग अलग स्टेप्स और अलग पाथवे की जरूरत क्या थी। एक ही पाथवे काम कर लेता, दो दो का क्यों आप खर्चा उठा रहे हो बिना बात के, क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बना रखी है जीवन में, एक ही काम कर जाता। अब उसका एक कारण होता है, वो कारण क्या है वो बताने से पहले हम यहां पे ये देख लेते हैं कि फैक्टर 10 जो है, ये फैक्टर 10 आगे जाकर के क्या करने वाला है। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों में कॉमन है। कोई मुझे बताएगा कि फैक्टर 10 एक्टिवेट होने के बाद किस फैक्टर के साथ चिपकता है। मैंने बताया था पहली क्लासेस में आपको, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन, वो बनवाया था। कौन से फैक्टर से, मेरा लकी नंबर था, तुम कैसे भूल सकते हो, किसी को याद नहीं है, वाह। ये फैक्टर 5 के साथ जाकर के मिलता है, फैक्टर 5 के साथ जाकर के मिलेगा कौन, फैक्टर 10 जो एक्टिवेट हो रखा है। अब इसको एक्टिवेट किसने किया, इंट्रिंसिक पाथवे में कोई और एक्टिवेट करेगा और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई और एक्टिवेट करेगा। वो कौन एक्टिवेट करेगा वो चीज हम देखेंगे, बट एक्टिवेट होगा दोनों पाथवे में, और एक्टिवेट होने के बाद ये फैक्टर 5 से जाके मिलेगा, और फैक्टर 5 से जाके मिलेगा, इसको कर देगा एक्टिवेट। एक्टिवेट कर दिया, आराम आराम से, स्लो स्लो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारी चीजें इकट्ठा करूंगा, फिर चीजें याद नहीं रहेंगी, और याद नहीं रहेंगी तो लिंक नहीं कर पाओगे, गलत लिंक कर लोगे चीजों को तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब फैक्टर 10 और फैक्टर 5 एक्टिवेटेड फॉर्म में जो होते हैं वो आपस में मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। प्रोथ्रोम्बिनेज अगर मैं बोल रहा हूं तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो एज वर्ड जो है उस एंजाइम का, प्रोथ्रोम्बिनेज, वो प्रोथ्रोम्बिन को जाके ही कुछ कट करेगा।
ये तो बात क्लियर है। इससे सिंपल क्या हो सकता है, प्रोथ्रोम्बिनेज जाकर के कट करता है प्रोथ्रोम्बिन को, इससे तो सिंपल कोई दुनिया में चीज हो ही नहीं सकती है। तो जो फैक्टर 10 था वो फैक्टर 5 के को जाके एक्टिवेट करेगा और उसके साथ जाकर के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स। सॉरी, गलत बोल दिया, प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स, प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, मैं प्रोथ्रोम्बिन को खाली पीटी लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, पीटी। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया है फैक्टर 10 ने फैक्टर 5 को एक्टिवेट करके, ये प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन पे जाके काम करेगा, इसको कट करेगा, और कट करने के बाद क्या देगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है ना, ये थ्रोम्बिन बड़ी कमाल की चीज है। इसमें तीन चार चीजें होती हैं जिनको संभालता है। जो क्लोट बन जाता है उसको स्टेबलाइज करने का काम भी ये करता है फैक्टर 8 के साथ मिलकर के। प्लस में इसकी एक है ना बहुत ही मजेदार चीज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका काम सुन लो, सिंपल काम क्या है, फिलहाल फिलहाल ये करेगा, जो ब्लड के अंदर सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसको हमने अभी सेकंड नंबर पे पढ़ा था, फिब्रिनोजन, जो कि ग्लोबुलिन के नीचे था, जो एल्ब्यूमिन के ऊपर था, फिब्रिनोजन, उस फिब्रिनोजन को ये फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मैंने क्या बताया था, फिब्रिनोजन जो है वो सोल्यूबल होता है ब्लड के अंदर, फिब्रिनोजन सोल्यूबल होता है, बट जब वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा दैट विल नॉट बी सोल्यूबल एनीमोर, वो सोल्यूबल जो सोल्यूबिलिटी है उसकी वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। और इस फिब्रिनोजन की सोल्यूबिलिटी खत्म करने वाला इंसान कौन है, इसको फिब्रिनोजन को जो फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। अब फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन। ये कहां से आया भाई, ये प्रोथ्रोम्बिन से आया है। प्रोथ्रोम्बिन तो पहले भी था बॉडी में, पहले तो नहीं आ रहा था। हाँ साहब, पहले फैक्टर 10 एक्टिवेट नहीं हुआ था, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे नहीं चल रहे थे, अभी ब्लीडिंग की वजह से, इंजरी की वजह से वो चल रहे हैं, इसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर रहा है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, जो कि मैश बना लेगा, फाइबर ऐसे 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 करके, प्लेटलेट्स वगैरह सेल्स हैं जो इसमें आकर के इकट्ठा होती रहेंगी, तो पूरा मैश बन जाएगा, जाला सा बन जाएगा, जिसमें प्लेटलेट आगे भरती रहेंगी, ताकि जो ब्लड बाहर जाने की ट्राई कर रहा था या जा सकता था उसको बचा लिया जाए, उसको क्या कर लिया जाए, उसको बचा लिया जाए। ठीक है, अब सवाल ये आता है, ये प्रोथ्रोम्बिन कहां से आया सर, ये तो ब्लड में पहले ही था, आया कहां से, तो ये कन्वर्ट क्यों हुआ सर थ्रोम्बिन में। ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है फैक्टर 10 और 5 वाला, प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स बना था, उसने प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेट किया था, प्रोथ्रोम्बिन ने फिर थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया, और थ्रोम्बिन ने फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में एक्टिवेट कर दिया, फिर ये मैश बन गया, और प्लेटलेट तो पहले से चली रही थी, इस मैश के अंदर आकर के वो ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है फिब्रिन से, इसके अंदर प्लेटलेट्स आकर के ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लोट रिट्रैक्शन में क्या होगा, 20 से 60 मिनट के अंदर जो भी प्लेटलेट्स इस मैश लाइक स्ट्रक्चर में है, ये यूं रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यूं रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक तरह से लगा लो पूरा जूस निकाल देंगे प्लेटलेट्स का ये, ठीक है। रिट्रैक्ट होकर के क्या होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब बेसिकली जो भी उसका एक तरह से समझ लो, उस आसपास का जो भी ब्लड यहां पे आया था उसका पूरा सीरम सीरम बच जाएगा, बाकी सब इसको यूं खत्म कर देगा, क्लोट बना देगा, ठीक है। क्योंकि सीरम होता क्या है, जो ब्लड के अंदर फिब्रिनोजन अगर क्लोट हो जाए तो क्या बचा, सीरम ही तो बचा बस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिब्रिन ही तो है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा है तो ब्लड क्लोट हो रहा है, तो आसपास का जो होगा वो सीरम ही बन जाएगा एक तरह से, जो फ्लूइड निकलेगा इस क्लोट रिट्रैक्शन से वो क्या होगा, सीरम ही होगा वो, क्योंकि फिब्रिनोजन वाला पार्ट खत्म हुआ ब्लड से, तो क्या बचेगा, सीरम, फिब्रिनोजन वाला फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ और उसने मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और बाकी का फ्लूइड उससे बाहर आया, तो वो दैट इज सीरम। अब बोलोगे सर इतना इसमें कुछ जरूरत तो थी नहीं, आप तो बता रहे हो फिर भी, तो ठीक है, लिखा हुआ बुक में डिस्कस कर लेते हैं, और जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था सीरम क्या होता है, वो वाला फिर से आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। तो साहब यहां तक हमें समझ में आ गया, सर फिब्रिन बन रहा है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, प्लेटलेट्स उसमें आते हैं, क्लोट बना हुआ है, फिब्रिन फिब्रिनोजन से बना था, जो कि सोल्यूबल होता है, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर घूमता रहता है, ठीक है। अब घूमता हुआ पकड़ा इसने थ्रोम्बिन ने, थ्रोम्बिन ने इसको फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बांटा था, थ्रोम्बिन कहां से आया, प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन तो पहले भी था ब्लड में, पहले तो थ्रोम्बिन नहीं दे रहा था, पहले प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स नहीं था, उस प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स ने प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को बनवा दिया। अब प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स क्या है सर, फैक्टर 10 और फैक्टर, जो फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से वो फैक्टर 10th एक्टिवेट होकर 5th को भी एक्टिवेट करता है, दोनों आपस में मिलकर के बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। वो प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलता है, थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलता है। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स हो गया, अब कितना पढ़ाओगे इसको? अब ये बता दो जल्दी से कि प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स जो है ये बनता कैसे है, दोनों दोनों रास्तों से, इंट्रिंसिक से और एक्सट्रिंसिक पाथवे से ये बनता कैसे है। अब देखो यार, मैं बिल्कुल सिंपल सा बताऊंगा, मैं 12 9 8 ही लिखूंगा यहाँ पे, पूरा वो नहीं लिखूंगा कि अगर 8 है तो इसको ऐसे लिख रहा हूं 6th 7th 8th, और यहाँ पे ये 2 लिख दिया ना मैंने, ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ही तुम्हें ब्लर ब्लर दिखता है, तो अगर मैंने इतने सारे ये कर दिए ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं सिंपल 7 और 8 लिख दूंगा। लेकिन आपको एग्जाम में ये 7 और 8 ऐसे नहीं लिख के आना है, आपको ये इसी फॉर्म में लिख के आना, गलती से कोई ऐसे मत लिख देना, इसको लिखना इसी फॉर्म में है, बट मैं आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ये ऐसे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन सा ना हो विजुअली आपको। ठीक है, अब देखो, अब सवाल क्या आता है, बता दो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में, पहले तो ये बताओ डिफरेंस क्या है, बाद में देखेंगे सारा आपका क्लोट फ्लोट वाला तो। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है, कोई बताना चाहेगा क्या डिफरेंस होगा इंट्रिंसिक पाथवे में और एक्सट्रिंसिक पाथवे में? इंट्रिंसिक पाथवे को इंट्रिंसिक क्यों बोला जाता है, एक्सट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक पाथवे क्यों बोला जाता है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताना चाहेगा? चलिए देखिए, इंट्रिंसिक जो पाथवे होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है और कॉम्प्लेक्स पाथवे होता है, और कॉम्प्लेक्स में बोल रहा हूं तो उसके अंदर स्टेप्स भी ज्यादा होंगे, और कॉम्प्लेक्स है उसमें स्टेप्स ज्यादा है, तो ये कॉमन सेंस की बात है, जिस चीज में स्टेप्स ज्यादा लग रहे हैं वो ऑब्वियसली स्लो ही होगा, फास्ट तो हो नहीं सकता वो। और एक्सट्रिंसिक पाथवे एक फास्ट पाथवे है, क्यों है फास्ट? क्योंकि उसमें स्टेप्स बहुत कम होते हैं, और जिसमें स्टेप्स कम होंगे तो ऑब्वियसली वो फास्ट पाथवे होगा। अब फास्ट और स्लो वाली बात तो ठीक है, लास्ट में कर क्या रहे हैं, दोनों फैक्टर 10th को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, या तो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक। अब सबसे पहली बात मैं एक्सट्रिंसिक की ही बता देता हूं, एक्सट्रिंसिक पाथवे 10th को कैसे एक्टिवेट करता है। आपने बताया सर ये सबसे फास्ट होता है, जल्दी काम करता है, तो इसको खत्म करो पहले, चलो इसको सब खत्म कर देते हैं। आपको बाहर से कोई भी इंजरी होती है, कोई भी कट लगता है, तो जो टिश्यू होता है ना, यानी कि जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर टिश्यू फैक्टर होता है जो कि एक्टिवेट नहीं होता है, बट जैसे ही आपको इंजरी होगी तो वो टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही इंजरी होकर ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी, वो टिश्यू फैक्टर उस टाइम पे निकल रहा होगा, और ब्लड भी बाहर निकल के आ रहा है, तो सेल के अंदर का टिश्यू फैक्टर ब्लड के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, और जैसे ही सेल के अंदर का टिश्यू फैक्टर ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगा, दैट टिश्यू फैक्टर विल बी एक्टिवेटेड। क्या हो जाएगा? वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि जो टिश्यू फैक्टर था सेल्स के अंदर, सिंपल पड़ा हुआ था, कुछ काम नहीं था, ये जैसे ही इंजरी हुई, ये ब्लड वेसल थी लगा लीजिए, अब जैसे ही इंजरी होती है तो ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड वेसल से, और ये टिश्यू फैक्टर था, जैसे ही ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो टिश्यू फैक्टर क्या हो जाएगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा साहब, हो गया एक्टिवेट। अब बताओ, एक्टिवेट तो हो गया, अब क्या करें? अब फैक्टर जो 7th होता है ना, ये उसको जाके एक्टिवेट कर देगा, किसको? 7th फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा जाके, और ये दोनों क्या करेंगे? ये फैक्टर 10th को एक्टिवेट कर देंगे। बताओ इससे सिंपल कुछ हो सकता है कि एक्सट्रिंसिक को तो हमें हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, नतमस्तक हो जाना चाहिए इसके सामने। क्यों? क्योंकि इसने काम हमारा काफी आसान कर दिया। एक टिश्यू फैक्टर याद कर लो, एक 7th याद कर लो, बस हो गया, फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे का। अभी लेकिन कुछ सवाल होते हैं जो बच्चे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट में समझना चाहते हैं। सवाल क्या होते हैं? सर एक्सट्रिंसिक पाथवे में आपने बताया ब्लड वेसल है, ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है, इंजरी हो जाती है, हाँ ठीक है, होगी इंजरी, तो ब्लड बाहर आ रहा है, हाँ आ रहा है बाहर, ये सेल है, मैंने कहा हाँ सेल है, इसके अंदर था टिश्यू फैक्टर, मैंने कहा हाँ था तो टिश्यू फैक्टर, अब ये ब्लड के कांटेक्ट में टिश्यू फैक्टर आ रहा है तो ये एक्टिवेट होता है, मैंने कहा हाँ हो जाता है। अब ये टिश्यू फैक्टर सर अंदर जाएगा, मैंने कहा हाँ अंदर जाएगा, ये टिश्यू फैक्टर एक फैक्टर को और एक्टिवेट करेगा, हाँ 7th ही था शायद, हाँ 7th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करके फिर ये 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है बात, यहां तक समझ में आ रही है उसको। अब 10th फैक्टर को एक्टिवेट करने के बाद, हाँ मेरे को पता है कि वो 5th को एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहां से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा वो कॉम्प्लेक्स, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, वहां से मैस लाइक स्ट्रक्चर, प्लेटलेट क्लोट रिएक्शन हो गया, 20-60 मिनट में निकल जाएगा, सीरम बच जाएगा,
वहां तक मेरे को समझ में आती है सर बात, बट मेरे को प्रॉब्लम ये है, यहां से ब्लड निकला ना इंजरी में, मैंने कहा हाँ निकला तो है, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? वो बोलते हैं कि चलो छोड़ो, आप इंट्रिंसिक पाथवे एक्सप्लेन करो, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने कहा ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे एक्सप्लेन कर देता हूं। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जब इंजरी होती है तो वहां पे ब्लड क्लॉट बनने लग जाता है। अब जैसे ही इंजरी होगी, यहां पे मैंने बताई थी एंडोथेलियल सेल्स हैं, वो ब्लड एंडोथेलियल सेल्स के कॉन्टेक्ट में आएगा। अब एंडोथेलियल सेल्स के कॉन्टेक्ट में जब आता है, तो जो 12th फैक्टर होता है, 12th फैक्टर जिसको हेजमैन फैक्टर भी बोलते हैं, वो 12th फैक्टर क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, हेजमैन बोलते हैं, हेजमैन फैक्टर। इंट्रिंसिक पाथवे बता रहा हूं, और वो बच्चा साथ में ही है, अभी तक क्वेश्चन पूछेगा मुझसे। हेजमैन फैक्टर, इसको 12th फैक्टर एक्टिवेट हुआ, किसकी वजह से हुआ, एंडोथेलियल सेल्स को इंजरी हुई, 12th फैक्टर एक्टिवेटेड। ठीक है साहब, एक्टिवेट हो गया। अब क्या करें, 12th फैक्टर किसको करेगा, सबसे आसान क्या हो सकता है, 12th करेगा, ये नीचे ले जाता हूं एरो बना के, ठीक है, 11th को, 11th करेगा क्या 10th को, अब इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स बना लो, वो 9th को करता है। ठीक है, अब 9th क्या करेगा, 10th को करवा दो सर। हाँ चलो ठीक है, 9th है ना 8th के साथ मिलके है ना, यूं करके फिर 10th को एक्टिवेट कर देगा। 10th बोले तो ये वाला, ये भी आ गया। अब बताओ, 12 से 11th हुआ, फिर 11 से 9th हुआ, फिर 9th ने 8th को किया, फिर दोनों ने मिलकर फिर 10th को किया। थोड़े से स्टेप ज्यादा लग रहे हैं, तो ये स्लो है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। और वहां पे क्या हो रहा था, सीधा टिश्यू फैक्टर जो था वो डायरेक्टली क्या हो रहा था, 7th के साथ मिला और उसने सीधा 10th को एक्टिवेट कर दिया। सिर्फ एक स्टेप, टिश्यू फैक्टर 7th खत्म, 10th एक्टिवेटेड। वहां पे 12th 11th को करेगा, 11th 9th को करेगा, 9th 8th को करेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो 10th को करेंगे। ठीक है, इसी दौरान जो 10th, दोनों ही प्रोसेस में जो 10th वाले को जब वो एक्टिवेट करने चलते हैं, तो एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है और फोस्फोलिपिड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो लिखते हैं ना थोड़ा सा, कैल्शियम की और फोस्फोलिपिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब बच्चा बैठा हुआ है शांत, क्वेश्चन है दिमाग में, अब पूछता है क्वेश्चन। अब ये बताओ, आपने बताया कि सर ब्लीडिंग होगी जब, और यहां पे इंजरी हो रही है, एक बात बताओ, ब्लीडिंग होगी ना, यूं 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 करके ब्लीडिंग, बाहर जाएगा ब्लड। हालांकि मैंने ये बात बोली नहीं है कि बाहर जा रहा है, लेकिन बच्चे के दिमाग में है कि ब्लड कोगुलेशन सर आप करवा रहे हो, तो ब्लड क्लोटिंग तो होना चाहिए, ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं हो रहा है फिर? मैंने कहा ब्लड क्लोटिंग तो हो रहा है, तो फिर ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रही है फिर? फंस गया यार, ब्लड कोगुलेशन हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए होगा ना वो तो। बात तो ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए ही ब्लड क्लोट होना चाहिए यहाँ पे। तो फिर आप ये बताओ, यहां पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो सिनारियो लो, और एक वो सिनारियो लो जब यहां पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे को बड़ा कंफ्यूजन है सर। बाहर से इंजरी हुई तो बेसिकली हुआ क्या है, उसमें जो ब्लड है वो बाहर निकल के सेल्स के कांटेक्ट में आया है। अगर यहां पे इंजरी हुई है, ये ब्लड निकल करके सेल के कांटेक्ट में आ जाता है जिसमें टिश्यू फैक्टर था, तो ये तो एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरह काम करेगा ना, इंट्रिंसिक थोड़ी बन जाएगा ये। बात तो सही है, बात में दम भी है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये जो कंफ्यूजन होता है, जो ध्यान से पढ़ता है उसका कंफ्यूजन होता है ये। पहली बात तो मैंने ब्लीडिंग बोला नहीं, मैंने ब्लीडिंग बोला था एक्सट्रिंसिक पाथवे में इंजरी होती है तो ब्लड बाहर निकलने लगता है, ब्लड कांटेक्ट में आता है सेल के। इंट्रिंसिक पाथवे में मैंने ये बात नहीं बोली कि उसको इंजरी होगी और ब्लड बाहर निकलेगा ब्लड वेसल से। मैंने सिंपल ये बोला है, जो ब्लड वेसल है और यहां पे एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये जब यहां पे इंजरी होती है ना अंदर से, और ये ब्लड एंडोथेलियल सेल्स के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ही 12th फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों हो जाता है एक्टिवेट, क्यों कोगुलेशन करवाना जरूरी होता है, मैंने आपको बताया भी था, प्राइमरी हेमोस्टेसिस होता है, कोगुलेशन होता है, क्यों, उसमें तो ब्लीडिंग नहीं हो रही थी बाहर, क्योंकि यहां से ये स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, बॉडी सोच रही है कि ये वीक हो चुका है स्ट्रक्चर, कभी भी बाहर निकल सकता है, तो यहां पे इतना स्ट्रक्चर डैमेज होते ही यहां पे ही कोगुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। जो कोगुलेशन किस पाथवे की वजह से होता है, इंट्रिंसिक पाथवे की वजह से होता है। ठीक है, मतलब बच्चा बोलता है सर इसका मतलब आपने ये मान लिया जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होगी, बस ब्लड वेसल के अंदर वाली साइड में इंजरी हो रही है, एंडोथेलियल सेल तक पहुंच रही है, तो ब्लड कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। 12th फैक्टर, 12 से 11, 11 से 9th, 9th 8th को करेगा, फिर वो 10th को कर देंगे। ठीक है, ये बात है ना सर? मैंने कहा बात तो यही है वैसे, तो होशियार बच्चा है। फिर से पूछा उसने, बोलता है कि ये बताओ, अगर ये स्ट्रक्चर डैमेज हुआ और थोड़ा सा ब्लड बाहर आया,
थोड़ा सा ब्लड बाहर आया, तो अब बताओ कौन सा पाथवे स्टार्ट होगा? इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा या एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा? कोई आंसर करना चाहेगा इस बात का? फिर इंट्रिंसिक स्टार्ट होगा कि एक्सट्रिंसिक होगा? सर इसमें एक्सटेंसिव होना चाहिए अगर ब्लड बियॉन्ड द वेसल्स जा रहा है। ठीक है, इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे होना चाहिए। ठीक है, और कोई आंसर करना चाहेगा? नीरज, डॉक्टर सुनीता? सर पहले तो इंट्रिंसिक होगा क्योंकि इंजरीज आपने बताई है जैसे वो अंदर की तरफ से शुरू हुई है। ठीक है, और फिर बाद में? दोनों चलेंगे सर। दोनों चलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कौन सा होगा, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? ध्यान से समझना अब इस बात को। एक्सट्रिंसिक पाथवे में बोलता हूं बाहर से इंजरी होती है तो, और बाहर से इंजरी हमेशा अंदर वाली इंजरी से ज्यादा ही मिलेगी। सीधा कट थोड़ा सा भी लगता है ना, ब्लड यूज आउट करके आता है। इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है उसमें इतना खतरनाक इंजरी नहीं होता कि ब्लड यूं एकदम से सारा बाहर आ जाए, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो बॉडी इस चीज को समझती है, क्योंकि हजारों सालों से जिंदा रखा हुआ है उसने, तो बॉडी इस चीज को समझती है। तो अब ध्यान से समझना, यहां पे इस सिनारियो में इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा, बट ब्लड थोड़ा सा बाहर गया है तो, मतलब थोड़ा सा ब्लड बाहर गया है तो थोड़ा सा ही टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट होगा और थोड़ा सा ही एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी काम चलेगा। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में मैं बात करूं तो मैं बोलता हूं एक्सटर्नल इंजरी, आउटसाइड से इंजरी हुई है। और आउटसाइड से इंजरी की जब हम बात करते हैं तो वो इंटरनल इंजरी के कंपैरिजन में बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इंटरनल का मतलब क्या है, मतलब ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लाइन ही डैमेज हुई है बस, यानी कि ब्लीडिंग भी नहीं हुई। इंटरनल इंजरी में ब्लीडिंग भी नहीं हुई, बस ब्लड वेसल थोड़ी सी डैमेज हुई है, ब्लड बाहर नहीं आया उससे। इंट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहा हूं, ब्लड बाहर नहीं आया, बस सिर्फ ब्लड वेसल थोड़ी डैमेज हुई है, अंदर से उसकी लाइनिंग डैमेज हुई है, एंडोथेलियल सेल के कांटेक्ट में ही ब्लड आया है, वहां पे कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक बात बताओ, जहां पे ब्लड बाहर ही नहीं आ रहा है, जहां पे अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो वहां पे अगर मैं स्लो प्रोसेस चलाऊंगा ज्यादा स्टेप्स के साथ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा काम चल जाएगा ना? बॉडी बोलती है चल जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस होता है यहां पे। बट अगर कोई फास्ट प्रोसेस चाहिए, एकदम से तुरंत काम करने वाला, तो वो किस सिचुएशन में चाहिएगा? जब ये आपकी ब्लड वेसल है और यहां पे यू इंजरी होती है और ब्लड यूं जा रहा है फाउंटेन की तरह, बिल्कुल एकदम से आगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में एकदम से लॉस कर रहा है, तो जितनी भी सेल्स होंगी आसपास, सबके पास ब्लड जाएगा, सबका टिश्यू फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो सीधा 7th वाले फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, दोनों मिलकर के सीधा 10th को, खत्म, बस छोटे से स्टेप। और क्योंकि एकदम से ब्लड इतना ज्यादा लॉस हो रहा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और उसको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, उसको चाहिए फास्टेस्ट पाथवे, जो सबसे फास्ट काम करे। और सबसे फास्ट काम कौन करेगा? जिसमें स्टेप्स का जो नंबर है सबसे कम हो। स्टेप्स का नंबर सबसे कम किसमें होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में होता है, क्योंकि वहां से सीधा टिश्यू फैक्टर वो उसको 7th को एक्टिवेट करके सीधा 10th एक्टिवेट करता है। जबकि इंट्रिंसिक पाथवे में तो ब्लीडिंग हुई ही नहीं थी, और इंट्रिंसिक पाथवे में थोड़ी सी ब्लड वेसल से थोड़ा बाहर भी आ जाए ना, तो वो थोड़ा सा ही एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा, बाकी इंट्रिंसिक ही चलेगा। और बहुत ज्यादा ब्लड बाहर आए जो कि एक्सटर्नल इंजरी से आता है, तो उसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। थोड़ा बहुत इंट्रिंसिक भी चलता है, बट एक्सट्रिंसिक पाथवे ज्यादा होता है। तो ऐसा मत समझना कभी इंट्रिंसिक बिल्कुल अलग है, ये अलग खेल रहा है अपना, एक्सट्रिंसिक अलग चल रहा है, वो एक अलग बात है। अगर ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगी, टिश्यू के कॉन्टेक्ट में ब्लड नहीं आएगा, तो सिर्फ इंट्रिंसिक पाथवे ही चलेगा, तो सिर्फ इंट्रिंसिक पाथवे ही चलेगा। बट अगर ब्लड बाहर आ जाता है तो एक्सट्रिंसिक भी चलेगा, और ब्लड बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रिंसिक ही चलेगा, इंट्रिंसिक बहुत कम चलेगा। तो ये फंडा समझ में आया आपको? ये सिनारियो हो सकता है कि ब्लड वेसल के अंदर अगर ब्लीडिंग नहीं है, सिर्फ डैमेज है, तो इंट्रिंसिक ही चल रहा है, एक्सट्रिंसिक नहीं चल रहा। यस, दैट इज ट्रू, वो सच बात है। बट अगर ब्लीडिंग हो जाती है, बाहर निकलने लगता है, तो इंट्रिंसिक तो चलेगा ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एंडोथेलियल लाइनिंग में वो आपको मैंने बताया था, प्लेटलेट आकर के जुड़ते हैं, वोन विली ब्रांड फैक्टर होता है, उसके अंदर वो थ्रोम्बोजन रिलीज करते हैं, वहां से कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या बताया था? सीधा ब्लड कांटेक्ट में आते ही तो ही चालू होगा वो। ऐसा नहीं है कि यहां पे ये ब्लड वेसल है और यहां पे थोड़ा डैमेज हुआ तो एक्सट्रिंसिक भी स्टार्ट हो जाएगा ना, ब्लड का टिश्यू के कांटेक्ट में आना जरूरी है। और
टिश्यू के कॉन्टेक्ट में मैक्सिमम ब्लड कब आता है? जब एक्सटर्नल इंजरी हो। तो होपफुली जो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे में किसमें ज्यादा स्टेप होते हैं, किसमें कम स्टेप होते हैं, कम स्टेप वाला कब काम करता है, कॉम्प्लेक्स कौन होता है, फास्टेस्ट काम कौन करता है, और क्यों वो फास्ट है, और क्यों वो उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे वो ज्यादा काम करता है, इंट्रिंसिक वाला कम काम करता है, या सिर्फ इंट्रिंसिक वाला ही काम कर रहा है, एक्सट्रिंसिक वाला पाथवे काम ही नहीं कर रहा है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गए होंगे तो आप कुछ भी थ्योरी बना करके सही से लिख करके आएंगे। तो थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में बोलता हूं मैं इसको, कहानी खिचड़ी मत बना के आना, या बहुत ज्यादा नॉलेज भी दिखाया होंगे ना खिचड़ी बना करके, तो कुछ नहीं, वो जीरो है। तो उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको दिखाना है, और प्रेजेंटेबल फॉर्म में मैं बताना चाहूं तो थोड़ा सा तरीके से बना देना यार। 12th फैक्टर है आगे लिख करके, यहाँ पे ब्लड वेसल में इंजरी हुई है, ब्लड कहां पे, एंडोथेलियल सेल्स के कॉन्टेक्ट में आया है, एंड इट विल एक्टिवेट फैक्टर 12th। फैक्टर 12th को एक्टिवेट कर देगा, और फैक्टर 12th किसको एक्टिवेट करेगा? फैक्टर 11th को कर देगा, सॉरी फैक्टर 11th को कर देगा एक्टिवेट। फैक्टर 11th किसको एक्टिवेट कर देगा? फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देगा, 9 वाला 8 को कर देगा, दोनों मिलकर के 10th को कर देंगे। फिर 10th वाला क्या करेगा? 10th वाला 5th को करेगा एक्टिवेट। ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्या नाम था कॉम्प्लेक्स का? प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को, जो कि सोल्यूबल था प्लाज्मा प्रोटीन, इसको इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। जितनी भी सेल्स, प्लाज्मा, ये प्लेटलेट्स हैं, वो वहां पे जाकर के इकट्ठा हो जाएंगी, और इकट्ठा होने के बाद क्या होगा? 20 से 60 मिनट बाद, ठीक क्लोट बनने के 20 से 60 मिनट बाद क्या होना शुरू हो जाएगा? क्लोट रिट्रैक्शन। ठीक है, क्लोट रिट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बीच में जो कैल्शियम वेल्शियम आ रहे थे ना कुछ पॉइंट्स में, कैल्शियम चाहिएगा, कैल्शियम चाहिएगा, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट्स रहते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम काम आता है, इस क्लोट रिट्रैक्शन में भी कैल्शियम काम आता है। तो वहां पे ये जब रिट्रैक्ट करेगा, किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ गया सर 1 मिनट रुको, वो तो मसल्स में होता है क्या? हाँ होता है, बट वो प्रोटीन यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी काम करते हैं, उतना ज्यादा नहीं, बट नाम लेने में आता है कि हाँ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्लोट रिट्रैक्शन में वो हेल्प करते हैं। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लगी थी ये बात, कि आप सिंपली ये सोच लो, क्लोट रिट्रैक्शन होता है, क्लोट रिट्रैक्शन में क्या होता है? क्लोट कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है यूं, और कॉन्ट्रैक्ट होके जो भी प्लेटलेट, जितना भी फ्लूइड, जितना भी ब्लड उसके अंदर है, वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। अब यानी ब्लड तो था ही, ब्लड में फिब्रिनोजन था, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बना, अब फिब्रिन बन गया ब्लड में, तो ब्लड का क्या बचेगा? ब्लड से फिब्रिनोजन हटा दिया तो क्या बचेगा ब्लड का? उस पर्टिकुलर ब्लड का ओजिज आउट हो रहा है, वेरी गुड, तो उसका सीरम बचेगा, तो ओजिज आउट हो रहा है। हालांकि वो सीरम ब्लड में जाके मिल जाएगा, वो एक अलग बात है, कोई अलग से लैब में नहीं लेके जा रहे उसको, बट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या होता है? स्टार्टिंग में प्लेटलेट जाके रोकते हैं कि यार जिसको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक को चलना चलते रहना, और यार मेरे को डैमेज हुआ है और जल्दी से मेरे को भागना है, मेरे को काम करना है, प्लेटलेट जाएगी, अडेयर करेगी, एडेशन होगा उसका, उसके बाद वो बहुत सारी प्लेटलेट्स को बुलाएगी। वोन विली ब्रांड फैक्टर काम करता है यहाँ पे, थ्रोम्बोजोन होता है थ्रोम्बोजोन सिक्रेट करती है कौन? प्लेटलेट्स। एडीपी सिक्रेट करते हैं कौन? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि दूसरी प्लेटलेट्स को और लेकर के आओ, हमसे काम नहीं चल रहा है, जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स लेके आएंगे, और प्लेटलेट्स ये भी ऐसे सिक्रेट करेंगे ये वाले फैक्टर, तो और प्लेटलेट्स, काफी सारी प्लेटलेट्स एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी, और इकट्ठा होने के बाद वो, अगर आपका ब्लड वेसल डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ एंडोथेलियल लाइनिंग को टच किया है ब्लड ने, तो इंट्रिंसिक पाथवे ही स्टार्ट होगा। बट अगर ब्लड थोड़ा सा बाहर गया है, तो थोड़ा सा वो टिश्यू फैक्टर के साथ, जो सेल्स के अंदर टिश्यू फैक्टर होते हैं, वो टिश्यू फैक्टर भी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक पाथवे, यानी कि थोड़ा सा जल्दी भी चल जाएगा काम, ठीक है साहब। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंजरी हुई है ब्लड वेसल के अंदर, एकदम से ब्लड बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है, तो क्या होगा? उस केस में एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा। ये जनरल सेंस में बोलते हैं, क्योंकि 99% केसेस में यही होता है। आप बोलोगे नहीं सर, अब मैं तो एक्सेप्शन भी देखूंगा। अब ये बताओ, कोई डिसीज है, ब्लड वेसल बाहर से इंजरी नहीं हुई है, लेकिन किसी कारण एकदम से फट जाती है, रप्चर हो जाती है, और बहुत ब्लड आता है, अब बताओ कौन सा होगा? बाहर से इंजरी नहीं हुई, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कौन सा स्टार्ट होगा? बताओ, आप ही बताओ। एक्सटेंसिव की स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, जो ब्लड, जब जितने भी आसपास का टिश्यू जो है, उस टिश्यू के अंदर टिश्यू फैक्टर होता है, उस टिश्यूज के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो टिश्यू फैक्टर क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर वो 7th को एक्टिवेट करता है, सीधा 10th फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। दैट्स इट। ये सारा एक्सट्रिंसिक और
इंट्रिंसिक पाथवे का ज्ञान था कि रोज ये चोटें लगते रहती है, हमें भी इंजरी हो जाती है, तो थोड़ा सा ये पाथवे पता होता है तो उसको सोच सोच के थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जो थ्रोम्बिन था कहां से आया था? थ्रोम्बिन फैक्टर 10 था जो ये एक्टिवेट होके फिफ्थ फैक्टर को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको क्या बोला था? प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब थ्रोम्बिन का क्या काम है, ध्यान से समझ लेना। ये जो थ्रोम्बिन होता है ना, ये थ्रोम्बिन इस फैक्टर फिफ्थ को एक्टिवेट करता है, इसलिए हम बोलते हैं जो थ्रोम्बिन है ये एम्पलीफाई कर देता है इस प्रोसेस को। क्या कर देता है? एम्पलीफाई, मतलब कई गुना बढ़ा देता है, जितनी स्पीड थी कई गुना कर देगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर 10 तो एक्टिवेट हो ही रहा है और ज्यादा इंजरी है तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सभी पाथवे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फैक्टर 10 तो बनता ही जा रहा है। बट ये फैक्टर 10 जो है ना, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है और फिफ्थ जो होता है वो उतने अमाउंट में होता नहीं है। तो ये क्या काम करता है बच्चा? ये थ्रोम्बिन जो ऑलरेडी इन दोनों ने बनाया था, तो इससे जितनी अमाउंट में या जितनी स्पीड से ये बन रहा है ना, उससे बॉडी को एक आइडिया हो जाता है कि इंजरी कितनी सीरियस है। तो वो क्या करता है, ये थ्रोम्बिन जाकर के फैक्टर फिफ्थ को और जो बाकी के फैक्टर फिफ्थ होते हैं उनको ये जाकर के एक्टिवेट करने लगता है। कौन? ये थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन इनको बहुत ज्यादा एक्टिवेट करेगा, तो जो ज्यादा अमाउंट में फैक्टर 10 थे एक्टिवेटेड, वो ज्यादा अमाउंट में फैक्टर 10 यहां से फैक्टर फिफ्थ जो ऑलरेडी एक्टिवेट किए गए हैं थ्रोम्बिन के द्वारा, उनके साथ जाकर के मिल जाएंगे और प्रोसेस की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा हो जाएगी, काफी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है साहब, अब बोलोगे आप ये बता दो, ये चल तो रहा है, इसको बंद तो करना है सर, ये मतलब बंद तो करवा दो इसको, पाथवे को कोगुलेशन हुआ जा रहा है, तो बंद कैसे होगा? टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर पाथवे ये बंद कर देगा। जो टिश्यू फैक्टर है उस टिश्यू फैक्टर को इनहिबिट करने के लिए एक पाथवे होता है। पूरा पाथवे बताऊंगा कोई मतलब नहीं है, कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये भी नहीं पूछते हैं वैसे, बट आपको पता होना चाहिए, कितनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस होते हैं, इनका भी कॉम्प्लेक्स पाथवे बताऊंगा नहीं, सिर्फ आप प्रोटीन सी एंड एस लिख के आ सकते हैं, उससे काम चल जाएगा आपका। ये इसको बंद करवाने का काम करते हैं। और क्या होता है? एक एंटी थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन को अगर हम बंद कर देंगे तो थ्रोम्बिन क्या कर रहा था? बार बार फिफ्थ फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा था, वो कम होगा तो थोड़ा बहुत तो वहां से ही कम हो जाएगा, क्योंकि 10th मिल नहीं पाएंगे फिफ्थ से बहुत सारे, तो एंटी थ्रोम्बिन 2 बोल देते हैं इसको। बट आप सिंपली एंटी थ्रोम्बिन भी लिख करके आएंगे, सॉरी एंटी थ्रोम्बिन थर्ड बोलते हैं इसको, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, क्योंकि थ्रोम्बिन को तो वैसे आपको ना पता हो तो फैक्टर 2 बोल देते हैं ऐसे, बट इसको एंटी थ्रोम्बिन थर्ड बोलते हैं। तो थ्रोम्बिन को क्या कर रहा है? थ्रोम्बिन को स्टॉप कर रहा है, नाम से पता लग रहा है। थ्रोम्बिन क्या कर रहा था? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा था, कोगुलेशन कर रहा था। तो ये थ्रोम्बिन को रोक देगा तो थ्रोम्बिन काम आगे नहीं करेगा, यानी कि फिब्रिन में चेंज नहीं होगा, कोगुलेशन बंद हो जाएगा। इसकी वजह से स्टॉप हुआ, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, जरूरत नहीं है। प्रोटीन सी एंड एस की वजह से होता है। और ये जो टिश्यू फैक्टर इनिबिटर पाथवे था, ये भी टिश्यू फैक्टर जो होते हैं उनको इनिबिट कर देता है। ठीक है, जब उसको लगता है कि हाँ अब रिकवरी हो चुकी है बॉडी की, अभी टेंशन नहीं है। चलिए जी, आपकी जो कहानी थी, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा, कुछ ऐसा बचा नहीं होगा अभी। अभी वही कहानी है, बस ये डायग्राम में जैसे वैसे इसमें बहुत ऐसा नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ, एक चीज ये है, जो फिब्रिन के वो मैश स्ट्रक्चर बन जाता है, उस मैश स्ट्रक्चर को डिजोल्व करने के लिए प्लाज्मिन होता है, क्योंकि लास्ट में वो भी तो डिजोल्व करना है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अगर क्लोट बना हुआ तो पूरी जिंदगी बना रहेगा, वो अपने आप ही डिजोल्व हो जाता है ना। बोले सर हम तो खा लेते हैं उसको, वो एक अलग बात है, बट अगर नहीं कोई खाएगा उसको, ऐसे ऐसे करके उतारेगा नहीं, तो वो डिजोल्व अपने आप ही हो जाता है। वो डिजोल्व अपने आप ही हो जाता है। अपने आप कैसे? क्या मतलब जादू से? नहीं, ये प्लाज्मिन भाई साहब हैं, ये क्या कर देते हैं? फिब्रिनोलाइसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फिब्रिनोलाइसिन कर देते हैं, जो लाइसिस कर देते हैं, यानी कि जो क्लोट बना हुआ था उसका डिजोल्यूशन हो जाता है, वो डिजोल्व हो जाता है। किसकी वजह से? प्लाज्मिन की वजह से। तो हमने ये देख लिया पाथवे कैसे स्टार्ट होते हैं, कौन सा पाथवे किस सर्कमस्टेंसेज में ज्यादा एक्टिवेट करेगा, या किस सर्कमस्टेंसेज में एक ही एक्टिवेट करेगा, दूसरा एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा पाथवे हो सकता है क्या जिसमें इंट्रिंसिक काम ही नहीं कर रहा? अभी पता लग जाएगा आपका क्या क्लियर हुआ है। क्या? नहीं, इंट्रिंसिक तो थोड़ा बहुत काम करेगा ही। यस, क्योंकि ब्लड वेसल डैमेज होकर के ही तो ब्लड बाहर जाएगा, बिना डैमेज करे तो बाहर जा ही नहीं सकता। यस। ये हो सकता है कि अगर ब्लड बाहर नहीं गया ब्लड वेसल के,
तो उस टाइम पे इंट्रिंसिक ही काम कर रहा है, एक्सट्रिंसिक वाले को वो काम नहीं कर रहा है। उसके बारे में बोल सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लाइनिंग तक ही डैमेज हुआ है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। और यस ब्लीडिंग होना सर। स्टार्ट नहीं हुई तो टिश्यू फैक्टर, टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं आया, सेल के कांटेक्ट में नहीं आया, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट नहीं होता, एक्सट्रिंसिक वाला एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, ये यस। कॉन्सेप्ट था बेसिकली इसका। आप कहीं से 50 जगह से पढ़ेंगे तो ले देके जो कंक्लूजन बनता है, ये कंक्लूजन बनता है इन सभी चीजों का। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बुक में लिखी नहीं मिलेंगी कहीं पे, बट इसका जो कंक्लूजन जितना बन सकता था, मतलब सिंपल से सिंपल वर्ड्स में पूरा प्रैक्टिकल आपको समझा सकूं मैं, उसका यही कंक्लूजन बनना था यहां तक। ठीक है, अब चलिए। यस। ये है जो आपका प्राइमरी हीमोस्टेसिस, मैंने एक बता ही दिया सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस का। ठीक है, ये आपका इसको कोगुलेशन कैस्केड ये दिखाना चाह रहे हैं इसमें, तो सिंपल सा ही बता दिया इन्होंने। तो थ्रोम्बिन है जो, थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब फिब्रिन आकर जाकर क्या करेगा, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा। ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन, उसके बाद इसका डिजोल्व करना है तो प्लाज्मिन इसको डिजोल्व कर देगा। ठीक है, ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायग्राम बना दिया है, थ्योरी है, उसको देख लेना सही से, सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसमें से कुछ कुछ चीजें काम की होती है डायग्राम्स के, सब कुछ समझाने का नहीं होता, तो जितना मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर ही फोकस रखना है आपको। ठीक है, सर, एनसीईआरटी 12th में जो हम लोगों ने पढ़ी थी बायोलॉजी में, उसके डायग्राम्स यूज कर सकते हैं यूपीएससी राइटिंग? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। अगर आपका पाथवे जो है लगभग लगभग सारा, आप मेरे को एक बार पिक्चर भेज देना, मैं देख लूंगा कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसा फिब्रिनोजन का फिब्रिन बता के वो खत्म कर दिया उन्होंने, मतलब पाथवे आ जाना चाहिए उसके अंदर। ठीक है ना, डोंट वरी, आगे दिए हुए अगली स्लाइड्स में आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना है, कोई जरूरत नहीं है। आपने इतना जो अभी सुना है उसका अगर आपको 50% भी याद है ना, तो आप दुनिया की कितनी भी कॉम्प्लेक्स बुक पढ़ लेना इसके बाद, आपको वो आसानी लगेगी। आई एम क्वाइट श्योर, एनसीईआरटी की आप कोई भी बुक पढ़ लेना मुश्किल से मुश्किल, वो आपको नहीं, लगेगी, बढ़िया। है ना। अच्छा, ये वो लैंग्वेज। आपका ओवरऑल मैंने सब जगह से इकट्ठा करके बता दिया है, ताकि एक प्रैक्टिकल चीज भी आपके माइंड में आ जाए, और जो लिखेंगे आप उसको तो वो आपका सारा ही कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऐसा एज सच कोई डायग्राम नहीं बनता है, फ्लो चार्ट बनता है। फ्लो चार्ट एक आपको मैंने आइडिया दे दिया कैसे बनाना है, अगली स्लाइड आएंगे तो वहां से ही पता लग जाएगा। फ्लो चार्ट बना के आना है, ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है। एक ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल बनानी होती है, बना देना है ऐसे करके, एंडोथेलियल सेल दिखा देना, बन गया बस, और क्या है। चलिए, हाँ सॉरी, वही बात बताना चाह रहा है। यहाँ पे ब्लड वेसल हुई डैमेज, प्लेटलेट का हुआ एडिशन, फिर प्लेटलेट का क्या हुआ, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के बाद क्या, जो प्लेटलेट्स ऑलरेडी अडहेयर्ड कर चुकी थी, अडहेयर का मतलब चिपक चुकी थी, कहां पे, जहां पे इंजर्ड साइड थी वहां पे उन्होंने एडीपी रिलीज करना स्टार्ट किया और थ्रोम्बोजन स्टार्ट करना किया। थ्रोम्बोजोन में भी कौन सा, A2 वाला। तो उस A2 थ्रोम्बोजोन ने और एडीपी ने क्या किया, नियर बाय के जो प्लेटलेट था चिल्ला चिल्ला के उनको बुलाया कि हाँ प्रॉब्लम है, हमसे नहीं संभल रहा है, तुम भी आ जाओ। तो बाकी की प्लेटलेट ने भी एग्रीगेट करना स्टार्ट किया, एग्रीगेशन होना स्टार्ट हुआ उनका। ठीक है जी, तो एडीपी थ्रोम्बोजन और जो प्लेटलेट्स की स्टिकनेस थी उसने क्या किया, इट कॉजेज मोर प्लेटलेट्स टू गैदर एंड अडहेयर एट द इंजरी साइट। जो इनकी स्टिकीनेस थी आती गई, प्लेटलेट्स आती गई और स्टिकीनेस की वजह से वहां पे वो जाकर के चिपक गई, एग्रीगेट होगी वहां पे जाकर के, इकट्ठा होगी सारी की सारी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अ टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग, जिसको हमने क्या बोला था, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, कि कुछ टाइम के लिए भैया जो पाथवे चलेगा चलेगा, बस प्लेटलेट से रोको एक बार कैसे भी करके इसको। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि ब्लड चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसमें प्लेटलेट घूम रही है, जैसे इंजरी होती है एकदम से प्लेटलेट जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद कोई भी सिस्टम स्टार्ट होगा, ताकि एकदम से टेम्परेरी तो उसको बचाएं, जैसे फर्स्ट सर, एड होती है ना। हाँ जी, एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ने सर एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स को रिलीज करवाया। ये सर वॉन विलिस जो बताया आपने, BWF, इसका इसके बाद क्या रोल रहेगा सर, जो कौन सा बीच में होता डिस्कस हुआ था, BWF? है, उसका कुछ खास रोल नहीं है, आप यही समझे, वोन विली ब्रेन फैक्टर हम हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स में भी पढ़ेंगे। जो ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकलता है ना, उसको रोकने में ही काम आता है। और कैसे रोक रहा है, प्लेटलेट्स को इकट्ठा करवा रहा है वो भी। अभी के लिए आप इतना ही समझे, जो वोन विली ब्रेन फैक्टर बताया था वो हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स में भी पढ़ेंगे हम, कि जिस भी इंडिविजुअल में ऐसे जीन्स नहीं है जो वोन विली ब्रेन फैक्टर को बना सके, तो क्या होगा, वो क्या करवा रहा था, वोन विली ब्रेन फैक्टर यहां पे ब्लड को लॉस होने से बचा रहा था बेसिकली। प्लेटलेट्स के साथ उसका कनेक्शन था, प्लेटलेट्स को इकट्ठा करवा रहा है। अगर वो वोन विली ब्रेन फैक्टर नहीं होगा तो प्लेटलेट्स का जो एक्टिवेशन हो रहा है, जो एग्रीगेशन हो रहा है, जो एडेशन हो रहा है, जो चिपक रही है आपस में आकर के, उसके बाद वो एक टेम्परेरी प्लग बना रही है, तो वो सारी चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जिसमें वोन विली ब्रेन फैक्टर नहीं होगा उसमें क्या होगा, ब्लड लॉस होता रहेगा, चांसेस हैं उसके, बहुत डिले हो जाएगा वो,
तभी हम बोलते हैं अगर वॉन विली ब्रेन फैक्टर नहीं है तो वो हिमोरेजिक डिसऑर्डर में उसको पढ़ते हैं हम, कि आपका हिमोरेज अगर हो गया है तो होता ही रहेगा, वो डिले, वो उसमें क्लोट नहीं बनेगा। ठीक है, बस यही बात थी VWF की, इतनी कोई खास बात नहीं थी उसकी, इसके साथ ही जोड़ के बता दिया था उसको। ठीक है, अब फिलहाल के लिए यही समझे, यही काम कर रहा है जो ये वाले काम कर रहा है, आगे उसको पढ़ेंगे किधर तो एक्सप्लेन कर लेंगे उसको डिटेल में। ठीक है जी, वही बात थी उसकी जो मैंने बताया, और कुछ नहीं उसके अलावा। अडियर्ड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, एडीपी और थ्रोम्बोजेन वो क्या करती हैं, बाकी के प्लेटलेट्स को बुलाती हैं, वो एग्रीगेट हो जाती हैं एक जगह पे आके, फिर हो जाता है आपका फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी हेमोस्टेटिक प्लग, जिसको हमने क्या बोला था, प्राइमरी हेमोस्टेसिस भी बोल दिया था। ठीक है जी, उससे क्या होगा, टेम्परेरी वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देंगे, जब तक पाथवे स्टार्ट नहीं होते, जब तक कोगुलेशन नहीं होता तब तक वो उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ठीक है डॉक्टर के भी आगे बात समझ में ओके है? यस ठीक है जी, अब बात करते हैं ब्लड कोगुलेशन की। सर 1 घंटे से उसी की तो बात कर रहे हैं, मतलब अभी डायग्राम्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अभी डायग्राम्स में क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन। ठीक है साहब, वैसे तो सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, बस आप देखते जाओ यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। ट्रिगर्ड बाय वेसल रप्चर और ब्लड डैमेज, मतलब जो पढ़ चुके हैं वही पढ़ रहे हैं, बेसिकली रिवाइज हो रहा है आपका। यहाँ पे किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना कि हाँ ये इसका मतलब ऐसे कैसे हो गया। थ्रोम्बिन प्रोडक्शन, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विद कैल्शियम कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। हमने तो ये भी पढ़ लिया है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कौन है, बताओ कौन है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कोई बताना चाहेगा उसका नाम, प्रोथ्रोम्बिन को जो एक्टिवेट करता है जाकर के। यस सर, 10th और 5th का जो कंपाउंड था प्रोथ्रोम्बिनेज। परफेक्ट, प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स होता है वो जाके, इसने तो जनरल सी बात बोल दी कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, ये तो बच्चे वाली बात होगी ना, बिल्कुल प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला एक्टिवेट करेगा। ठीक है जी, हमने तो स्पेसिफिक डिटेल में पढ़ दिया पूरा। फिब्रिन फॉर्मेशन, फिब्रिन फॉर्मेशन, थ्रोम्बिन जो होता है इट पोलिमराइजेस द फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन फाइबर्स इन 10 to 15 सेकेंड्स। जो फिब्रिनोजन है उसको फिब्रिन में कन्वर्ट ये 10 से 15 सेकंड के अंदर कर देता है, तो मतलब जबरदस्त, मतलब मैश स्ट्रक्चर बन जाता है उससे, तो 10 15 20 सेकंड के अंदर वो इसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी कि करीबन करीबन 30-40 सेकंड में अगर उसने इतना जल्दी कन्वर्ट कर दिया है। बाकी प्लेटलेट एडिशन और ये सब आने में थोड़ा सा और टाइम लगा लो आप, 5-10 सेकंड उसमें, 20 सेकंड उसमें लगा लो, तो मोटा मोटा सा मैं बात करूं तो 30-40-50 सेकंड में आपका क्लोट बन जाना चाहिए, मतलब अगर हल्की फुल्की इंजरी है तो ऑब्वियसली। ठीक है, पूरा ही हाथ कट गया है तो वो तो क्या ही कर सकते हैं उसका, क्लोट से थोड़ा ना वो तो लगाना पड़ेगा कुछ रोकने के लिए। स्टेज 1 इंजर्ड वेसल, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, कैल्शियम भी लेके आएगा साथ में, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को बनाएगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिब्रिन क्या होता है, बेसिकली इनसोल्युबल होता है ब्लड में, तो वो क्या है, फाइबर्स हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और वो मैश लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, जो प्लेटलेट्स थी और जितनी ब्लड के अंदर जो भी आरबीसी वगैरह जो भी ब्लड में होता है, जितनी भी सेल्स आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे इंजरी हुई है, यहाँ पे मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। अब ब्लड के फ्लो में जो भी यहाँ पे आएगा इस छलनी में रहेगा, जिसका साइज बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा साइज होगा, तो वो बड़े साइज वाली इसमें मैश लाइक स्ट्रक्चर में फंसती चली जाएंगी चीजें, और वो पूरा क्या बन जाएगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा यहाँ से। जैसे होता है ना बाथरूम की जो छलनी होती है उसके अंदर कुछ कुछ चाहता रहता है तो ब्लॉक हो जाता है, वैसा ही इसका भी है, मैश स्ट्रक्चर है, जाता है जो ब्लड का फ्लो है इसमें से, जो जो फंसता चला जाएगा इसमें, चलता चला जाएगा ऐसे, और उसके बाद क्या होगा, इसका क्लोट रिट्रैक्शन हो जाएगा, यानी यूं क्लोज हो जाएगा बिल्कुल। क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड के अंदर फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, और फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सारा क्लोज होकर के बाहर निकल जाएगा। और इसकी कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प कौन कर रहा था, देखो कैल्शियम। ठीक है, अभी प्रो ये सीधा सा डायग्राम दिया गया, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिनोजन मोनोमर में कन्वर्ट करता है, फिर ये मोनोमर को कैल्शियम मिलता है तो फिब्रिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन फाइबर बन जाते हैं, या आप सिंपली बोल दो मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रॉस लिंक ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसको पीपीटी को मैं थोड़ा सा चेंज करके दूंगा, थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सटीक नहीं है इतनी, तो उसको मैं चेंज करके दूंगा आप लोगों को, मतलब क्लास के बाद आज 9 बजे फ्री हो जाऊंगा दूसरी क्लास के बाद में, 10 बजे के आसपास में आप लोगों को ये फिर से थोड़ा रिफ्रेज करके चीजों को, थोड़ा डायग्राम को डिलीट करके वो वैसे करके दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो डायग्राम में दिया हुआ है वो इधर उधर की बातें थोड़ी सी ज्यादा है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात जो बिल्कुल हिट करने वाली बात है वो थोड़ी कम है उसके अंदर, है ना,
उसको आपको रिफ्रेज करके दूंगा मैं। सीधा ये बोलना चाह रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू ट्रोमा। अब टिश्यू ट्रोमा क्या, बेसिकली ब्लड टिश्यू के कांटेक्ट में आना चाहिए। इसको टिश्यू ट्रोमा बोलो या ब्लड ट्रोमा बोलो या ब्लड वेसल ट्रोमा बोलो, जो बोलना है बोलो, जो कॉन्सेप्ट है मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब टिश्यू फैक्टर जो होगा एक्टिवेट, टिश्यू फैक्टर जैसे एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, सेवन फैक्टर को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और टिश्यू फैक्टर ने क्या ही किया था, बस सेवन फैक्टर को एक्टिवेट करके सीधा क्या किया था, टेंथ फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया था। और टेंथ का क्या कहानी करता है आगे जाकर के, एक्सटेंशन की बात कर लो, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे, सबको पता है, वो बार बार बताने का फायदा नहीं है। अब इंट्रिंसिक पाथवे देख लो, वो कितना कॉम्प्लेक्स पाथवे देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स है तो स्लो भी होगा। और स्लो क्यों है, क्योंकि अभी तो ब्लड वेसल में इंजरी हुई है साहब, बाहर तो गया नहीं है ब्लड, अभी तो बाहर गया नहीं है, तो ठीक है आराम से चला लो प्रोसेस, आराम आराम से। तो वो वाला इंट्रिंसिक पाथवे, वो आपको माइंड में, दिमाग में ये चीजें रखनी है ताकि कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा इधर उधर भूल भी जाओ तो पता है हमें होता क्या है, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं किया तो हमें ये पता है होता है क्या, हम वो कर लेंगे सर, देख लेंगे, ठीक है जी। अभी क्या बोलना चाह रहे हैं, ब्लड ट्रोमा हुआ या फिर कोलेजन जो होता है, कहां पे होता है कोलेजन, ये ब्लड वेसल के अंदर ही होता है कोलेजन, अंदर वाली इनर लाइनिंग पे। जब कोलेजन के कांटेक्ट में आएगा, एंडोथेलियल सेल्स के पास होता है, जैसे ही कोलेजन के कांटेक्ट में कौन आता है, ब्लड आता है, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर 12 जो है, हेजमैन फैक्टर इसको बोला था, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और ये फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद 11 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ये कैल्शियम बीच बीच में देख लेना किधर जा रहा है, मैं ये चीजें नहीं यार याद कर सकता, ठीक है, देख लेना, डाल देना जहां जहां पे भी है कैल्शियम, कहीं कहीं पे आता नहीं आता उसको कोई लॉजिक नहीं है। तो ये फैक्टर 11 जो है ये एक्टिवेट हो चुका है, उसके बाद ये 9th को एक्टिवेट करेगा। और 9th वाला फैक्टर किसको एक्टिवेट करेगा, 8th वाले फैक्टर को करेगा। और 8th वाला और 9th वाला मिलकर के 10th वाले फैक्टर को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। और उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, ये सॉरी ये फैक्टर 10th है, ये 5th से जाके मिलेगा। उसके बाद क्या करेगा, थ्रोम्बिन को सॉरी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और यार एक मिनट रुको, क्या किया हुआ है यहाँ पे, देख लेता हूं मैं। ओके ओके, इसमें ये वो वाला पाथवे बताने की ट्राई कर रहा है जो मैंने आपको क्या बताया था, जो फैक्टर 10th है वो 5th फैक्टर को जाकर के एक्टिवेट करता है। और फैक्टर 10th फैक्टर 5th, ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10th एक्टिवेटेड फैक्टर 5th के साथ जाकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हमने बोला था प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मैंने आपको ये कहानी भी बताई, कहानी नहीं है मतलब फैक्ट ही है ये भी बताया था मैंने आप लोगों को, जो ये फैक्टर 5th है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाने के लिए थ्रोम्बिन क्या काम करता है, फैक्टर 5th को ये भी एक्टिवेट करता रहता है साथ के साथ। फैक्टर स्टार्टिंग में जो इनिशियल फेज होता है, ये फैक्चुअल मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, बड़े एग्जाम्स जो होते हैं, नेवल जैसे एग्जाम होते हैं। जो फैक्टर 10th होता है ये इनिशियल फेज में फैक्टर 5th को एक्टिवेट करता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके 5th ए के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन को आगे आपको पता क्या हो रहा है। लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है ना 5th के साथ, खुद से एक्टिवेट करता है 10th, खुद से जाके एक्टिवेट करेगा, पहले उसमें टाइम खराब कर रहा है 5th को, और फिर प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब वो थ्रोम्बिन है ना, वो फीडबैक चल रहा है वहां से, वो थ्रोम्बिन जो है फैक्टर 10th को बोलते हैं कि रुको ये काम मैं करूंगा। अब जितना थ्रोम्बिन प्रोड्यूस होगा उतना थ्रोम्बिन फैक्टर 5th को जाके एक्टिवेट करेगा, और फिर फैक्टर 10th को ये काम करने की जरूरत नहीं कि एक्टिवेशन में खराब कर रहा है अपना टाइम फैक्टर 5th को एक्टिवेट करने में, क्योंकि अब थ्रोम्बिन आ चुका है जो फैक्टर 5th को एक्टिवेट करेगा और जल्दी जल्दी एक्टिवेट करेगा। तो फैक्टर 10th सीधा फैक्टर 5th ए के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सीधा एक्टिवेट करने में टाइम खराब अपना नहीं करेगा। तो ये यही बोलना चाह रहा है उसमें, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, हाँ देख, एक्टिवेटेड फैक्टर 10th है, उसमें बोल रहा है कि जो थ्रोम्बिन है ना, थ्रोम्बिन जो बना यहां से ही है, जो मैंने आपको पाथवे बताया ना, एग्जैक्ट वही पाथवे लिखना है आपको, ठीक है। इसको मैं ठीक करके दूंगा थोड़ा सा, इसने सिंपल बता दिया, डायरेक्ट थ्रोम्बिन वाली बात बता दी। तो इसमें ये बोल रहा है कि थ्रोम्बिन जो है फैक्टर 5th को एक्टिवेट करके फैक्टर 10th के साथ मिला देता है, और ये क्या बना देता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इसको बोल दो, प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स अगर बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसने सीधा बोल दिया जो आपका थ्रोम्बिन है वो फैक्टर 5th को फैक्टर 10th के साथ लगा देता है, इसको एक्टिवेट करके, और डायरेक्ट ऐसे चलता रहता है। अगर टू बी स्पेसिफिक एग्जैक्ट बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बात करनी है तो फैक्टर 10th जो होगा एक्टिवेटेड वाला, वो फैक्टर 5th को एक्टिवेट करेगा। पहले ये था ऐसा, ये चस जाता है इसको देखते हैं, ठीक है। फैक्टर 5th एक्टिवेट हुआ, ये प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स बना, इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया।
अब बहुत सारे फिफ्थ फैक्टर जो होते हैं ना, उनको थ्रोम्बिन डायरेक्ट एक्टिवेट कर देता है, ऐसे चसा देता है इनको, यूं ऑन कर देता है, ठीक है। अब जितने भी फैक्टर 10th एक्टिवेट हो रहे हैं ना, उनको फिफ्थ को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा मिल मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाता चले जाएगा। तो जो एक्टिवेट करने वाला जो टाइम जा रहा था इसको, वो बच जाएगा, सीधा कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा फैक्टर 10th के साथ फैक्टर 5th का, जो कि एक्टिवेट थ्रोम्बिन कर रहा है। समझ में आ गई बात? ये जो एग्जैक्ट बात थी वो बात ये थी जो मैंने लास्ट में बताई अभी, मतलब शुरू शुरू से मैं तो वही बताता आ रहा हूँ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे दिया इतना, बट जो जेनुअल वाली बात है वो थोड़ी कम है इसमें। बट आप याद रख करके सीधा फ्लो चार्ट बनाओगे तो उसमें ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है जी। आप देख लो क्या बोलना चाह रहे हैं, और दो तीन बातें देख लो। एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन ऑन फिब्रिनोजन, सबको पता है यार, फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, टोम फिब्रिन, ठीक है। अब थोड़ा सा तरीके से बोल रहे हैं, थ्रोम्बिन एक्शन, थ्रोम्बिन एक्ट्स ऑन फिब्रिनोजन। अभी मैं देखो, मैं सिंपल रीड करके दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ चुके हैं हम। अब रीड करके देख रहे हैं कि कोई या तो पॉइंट ही गलत मिलेगा, जो हमने पढ़ा है वो गलत नहीं है, इतना मैं श्योर हूं। थ्रोम्बिन एक्शन, थ्रोम्बिन एक्ट्स ऑन फिब्रिनोजन, ठीक है, रिमूविंग 4 लो मोलिकुलर वेट पेप्टाइड्स फ्रॉम ईच फिब्रिनोजन मोलिक्यूल्स। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, फिब्रिनोजन का जो मोलिक्यूल था उस पे थ्रोम्बिन क्या करता है, 4 लो मोलिकुलर वेट पेप्टाइड्स को हटा देता है, वहां से रिमूव कर देता है। तो लो मोलिकुलर वेट पेप्टाइड्स को हटाने के बाद कुछ भी हुआ हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है फिब्रिनोजन सोल्यूबल था, जो फिब्रिन बना है वो इनसोल्यूबल हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन मोनोमर्स, जो फिब्रिन के मोनोमर्स हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहता है, इट कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन मोनोमर्स। कौन? ये भाई साहब ऊपर वाले, विच हैव द एबिलिटी टू पोलिमराइज विद अदर फिब्रिन मोनोमर्स। बेसिकली फिब्रिन के मोनोमर्स में कन्वर्ट करता चला जाता है, और फिब्रिन के मोनोमर्स उनका फिर एक पॉलीमर बन जाता है, एक साथ वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। मैश लाइक स्ट्रक्चर तभी तो बनेगा ना, क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं आपस में। तो क्रॉस लिंक्ड के लिए इसने दूसरे उस पर बता दिया पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। इन्होंने बताया यहाँ पे मोनोमर बनेंगे, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि आपस में जुड़ सकते हैं। पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, जो मोनोमर थे वो रैपिडली पॉलीमराइज हो जाएंगे, लॉन्ग फिब्रिन फाइबर बनाने लग जाएंगे, ठीक है, जिससे मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, वही होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये फिब्रिन को स्टेबलाइज करने का काम भी करता है, और जो फैक्टर 8 होता है ये भी फिब्रिन को स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है जी। वही यार, कुछ भी नहीं है, ब्लड क्लोट्स में बताना चाह रहा है। मैश नेटवर्क बना, पहले इसका फॉर्मेशन हुआ, फिर इंट्रैपमेंट हुआ। किसका इंट्रैपमेंट हुआ, जो भी सेल्स थी ब्लड के अंदर, जो आती चली गई, ब्लड सेल्स हुई, आरबीसी हुई, प्लेटलेट्स हुई, प्लाज्मा हुआ, इंटीग्रेटिंग देम इनटू द क्लोट, जितना भी आएगा इंट्रैप होता चला जाएगा। adherence to damaged vessel, the fibrin fiber stick to the damaged surface of the blood vessel। जो ब्लड वेसल बताई थी उसका जो डैमेज स्ट्रक्चर था, उस डैमेज स्ट्रक्चर पे तो जाके ही तो क्लोट होगा ना, वही बोलना चाह रहा है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, मतलब कुछ भी नहीं है लिटरली, मतलब आप ये पॉइंट आप खुद से भी लिख के आ सकते हो, इतना आपने पढ़ लिया है, ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आपका अगर कॉन्सेप्ट ठीक रहा तो आपको करना क्या होता है, आपको प्रेजेंटेशन को अच्छा करना होता है, कि मेरे को नॉलेज है, मेरे को पता है कि मैं किस सीक्वेंस में वो चीजें लिखूं, टीचर इंप्रेस हो जाए कि हाँ वाओ, मतलब मजा आ जाए टीचर को। और ट्रस्ट मी और नोट, अगर आप आधा घंटा बैठ करके इस चीज पे टाइम लगाएंगे ना, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में ही, तो वो आपने जो सीखा है ना उस आधे एक घंटे में, कि मैं कैसे बनाऊं, कैसे लिखूं, कैसे इसको बेहतर से बेहतर तरीके में रिप्रेजेंट करूं कम से कम समय में, वो आपके हर एक आंसर में दिखाई देगा। उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा जो कॉमन होता है वो सभी आंसर्स में दिखाई देगा। अब कुछ चीजें ऐसी होती है ना, उनको बोला नहीं जा सकता। वो जब आप लोग करोगे ना, पेन और कॉपी लेकर के 1 घंटा बैठोगे अपने दिमाग के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी तो लग रहा है कि हाँ ऐसे डायलॉग मार रहे हैं सर। चलिए जी, बस आज का इतना ही, ये लास्ट है, अभी क्लास है, क्योंकि क्लोट रिटेक्शन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये पूछा भी जाता है और इसका पता भी होना चाहिए। और ये तो ऐसी चीज है, मतलब हाँ इसका पता होना ही चाहिए, खुशी मिलती है इससे तो अगर पता होता है। क्लोट रिटेक्शन में यही बोलना चाह रहा है, विद इन मिनट्स ऑफ द फॉर्मेशन ए ब्लड क्लोट स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी ब्लड क्लोट बना है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेलिंग मोस्ट ऑफ इट्स फ्लूइड। मैंने क्या बताया था, विद इन 20 to 60 मिनट्स क्या हो जाएगा, उसका रिट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोट बना, क्लोट बनने के बाद धीरे धीरे, बोलते हैं ना उसको देसी उसमें क्या बोलते हैं, अपने लोकल उसमें उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब आपको पता ही होगा, ब्लड क्लोट ऐसे बन जाता है चोट के बाद, वो धीरे धीरे ना मतलब वो रिजिड होता जाता है, फॉर्म होता जाता है। क्यों फॉर्म होता जा रहा है वो, क्योंकि उसका जितने भी ये प्लेटलेट्स, आरबीसी, ब्लड जितना भी था, वो सारा का सारा रिट्रैक्शन की वजह से सारा का सारा बाहर निकल गया,
अब फाइब्रिन फाइबर बचा है, खाली खाली फिब्रिन फिब्रिन बचा है, और खाली फिब्रिन फिब्रिन बचा हुआ है, तो उससे क्या होगा, वो कॉन्सिलेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो रिजिड हो जाएगा, वो फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिजिड होने वाला काम होता है, रिडक्शन होने वाला काम होता है, ये बोलना चाह रहा है भाई साहब कि 20 to 60 मिनट्स लगेंगे इसमें, इस काम में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली सीरम फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या इसको लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट ट्यूब में डाल के देखोगे क्या, लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब लॉजिक सा नहीं बन रहा है कुछ। अब ठीक है, क्लोट बन गया ब्लड वेसल के अंदर ही, वो रिट्रैक्ट हो गया, फिब्रिन सारा काम में आ गया, तो सीरम बन गया, तो क्या करें, सीरम ब्लड घूम रहा है वहां पे, उसमें मिक्स हो जाएगा, चला जाएगा आगे। बट ठीक है, अब बोल दिया तो बोल दिया है, लेकिन लॉजिक मैंने आपको बता दिया, कुछ ऐसा ताल बैठ नहीं रही है इसके साथ। ठीक है, द फ्लूइड एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द क्लोट इज कॉल्ड सीरम विच डिफर्स फ्रॉम द प्लाज्मा एज इट लैक्स फिब्रिनोजन एंड मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स। क्या लिख दिया ये, एंड मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स एंड कैन नॉट क्लोट। किसी को समझ में आया क्या, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। ओके ओके, साथ में बोल दे, एज इट लैक्स फिब्रिनोजन एंड मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स एंड कैन नॉट क्लोट। तो बोलना चाह रहा है क्लोट रिट्रैक्शन के बाद जो सीरम का फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में दो बातें बताई हैं। इसके अंदर फिब्रिनोजन नहीं है, अगर इसके अंदर फिब्रिनोजन नहीं है तो ये क्लोट, और बाकी के क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं है, फिब्रिनोजन भी नहीं है और बाकी के जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो भी नहीं है, तो ये क्लोट नहीं करेगा, सीरम क्लोट नहीं होगा। क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर था, जितना भी चीजें ब्लड के अंदर क्लोट करने वाली थी, वो तो क्लोट करके वो ये क्लोट बना चुका है, क्लोट तो ब्लड क्लोट तो बना चुका है। तो जितने भी क्लोटिंग फैक्टर थे इसके अंदर वो तो सब यूज करके क्लोट बना चुका है। अब जो सीरम बचा है उसके अंदर ना तो फिब्रिनोजन है, क्योंकि सबसे मेजर वो होता है, और ना ही कोई दूसरा क्लोटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से वो क्लोट बनाता है, तो वो सीरम जो है वो क्लोट नहीं बना पाएगा, ये मतलब हो इसका। द फ्लूइड एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द क्लोट इज कॉल्ड सीरम विच डिफर्स फ्रॉम द प्लाज्मा एज इट लैक्स फिब्रिनोजन एंड मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स एंड इट कैन नॉट क्लोट। क्यों, बिकॉज इट लैक्स फिब्रिनोजन एंड मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है जी। रोल्स ऑफ प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर क्लोट रिट्रैक्शन। लो प्लेटलेट काउंट कैन लीड टू, अगर प्लेटलेट काउंट कम होंगे तो उससे क्या होगा, अब मैं कल भी डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, वो डेंगू हो जाता है, क्लोटेट कम हो जाता है, क्या क्या चांसेस रहते हैं उसमें, अगर ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें रुकना मुश्किल हो जाता है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस ही नहीं बन पाता उसका, एकदम से ब्लड बाहर आता है, थोड़ा सा कुछ करोगे तो ब्लड बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट भी हेल्प नहीं करते उसमें। ठीक है जी, और क्लोट रिडक्शन में तो प्लेटलेट्स हेल्प करते ही हैं, प्लेटलेट ही आकर के उस मैस लाइक स्ट्रक्चर को भरते हैं। ठीक है जी। प्रोकोगुलेशन सब्सटेंस क्या होते हैं, अरे प्रोकोगुलेशन को छोड़ो, हमें तो ये बता दो कोगुलेशन क्या होते हैं। कोगुलेशन मतलब जो क्लोट बनवा दे, और प्रोकोगुलेशन सब्सटेंसेस मतलब उनसे भी ज्यादा प्रोफेशनल, उनसे भी ज्यादा तगड़े होंगे कुछ। अब देखते हैं क्या तगड़े हैं ये। प्लेटलेट कंटिन्यू टू रिलीज प्रोकोगुलेंट सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर व्हिच प्रमोट्स द एडिशनल क्रॉस लिंकिंग ऑफ फिब्रिन फाइबर्स। तो बोल रहे हैं कि कोगुलेंट तो कोगुलेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, प्रोकोगुलेंट होते हैं जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करती है जो मैस लाइक वो स्ट्रक्चर बना हुआ था फिब्रिन से, उस स्ट्रक्चर को और ज्यादा फॉर्म करती है, उस स्ट्रक्चर को वो स्टेबल बनाए रखती है। तो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसको बोल देते हैं। जो फिब्रिन्स हैं ये पॉलीमर्स बने हुए थे, पॉलीमराइजेशन होकर के इनको स्टेबलाइजेशन करने का काम करती हैं, स्टेबल करने का काम करती हैं, तो वी कॉल इट फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ठीक है, जो कि कौन रिलीज करते हैं, ये प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं। ठीक है जी। एक्टिवेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोलना चाह रहा है, प्लेटलेट एक्टिवेट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें ये एक्टिन मायोसिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी गलती नहीं थी, किसी को फील आ रहा था सर ये तो मसल में होते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को, जैसे कि एक्टिन मायोसिन आप सबको पता है कि क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। कैल्शियम इनको थोड़ा सा दे दोगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, और वो बीच में बार बार कैल्शियम डाल देते किसी किसी जगह में, वो लास्ट में क्लोट के अंदर कैल्शियम होता है तो ही उसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, रिट्रैक्शन हो पाता है, बेसिकली जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल पाता है। किसकी वजह से, जो कैल्शियम देते वहां पे, कहां पे काम करेंगे कैल्शियम, जो एक्टिन और मायोसिन है उन फिलामेंट में काम करेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो किस चीज में हेल्प होगा, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होगा, ओवरऑल जो क्लोट बना हुआ है उसका, और उसी से क्या होगा, बेसिकली रिट्रैक्शन हो जाएगा उसका। तो प्लेटलेट एक्टिवेट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड थ्रोम्बिन अलोंग विद कैल्शियम आयंस एक्सिलरेट क्लोट कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो है ना, कैल्शियम आयन अलोंग विद कैल्शियम आयन एक्सिलरेट द क्लोट कॉन्ट्रैक्शन व्हिच हेल्प्स टू पुल द एजेस ऑफ द ब्लड वेसल टुगेदर एंड एनहांसिंग, क्या लिख दिया, हीमोस्टेसिस, मेरे को होम्यो लिख दिया, हाँ,
एंड एनहांसिंग हीमोस्टेसिस, जो हीमोस्टेसिस था यानी कि जो ब्लड को रोक के रखा हुआ था क्लॉट बना करके, उसको एनहांस करेगा। समझ में आ गई बात? अब क्या इसको बच्चों वाली बात है, मैं इस पे क्या ही डिटेल में डिस्कस करूं आप लोगों से। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और इसका जो पीपीटी है, वैसे आपका फर्ज बनता है, थोड़ा सा क्लास लेते हैं तो हम एक बात को मैं इतनी बार रिपीट करता रहता हूं, खास करके अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आप चाहें तो साथ के साथ नोटबुक में एक रफली लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्लास में आप डायरेक्टली लाइव पढ़ रहे हैं ना, उसको आप साथ के साथ नोटबुक में लिखते चले जाएंगे। ट्रस्ट मी और नोट, आप दुनिया के सबसे बेहतर नोट्स उठा करके देख लेना, आपको जो क्लास में बैठ करके जो आप नोट्स बना रहे हैं उनसे बेहतर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, और वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, रिटेन रहेंगे। और वैसे भी बात रही नोट्स की, तो अब किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए, किसी टॉपर के नोट्स ले लीजिए, किसी अपने बैचमेट्स के गोल्ड मेडल, किसी के भी नोट्स ले लीजिए, वो अल्टीमेटली क्या होता है, जब तक कि आपका एग्जाम 15 दिन बाद ना हो, मैं वो सिनारियो लेके चल रहा हूं, हाँ आपके पास समय है, तो नोट्स आपको हमेशा खुद के ही बनाने चाहिए। खुद के नोट्स आपको पता है कि हाँ मैं इस तरीके से, अगर ये लाइन लिखी होगी यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, अगर ये थोड़े मेरे तरीके से लिखी होगी तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, याद भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इसको मैं एकदम से एग्जाम में भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। बट ऐसा ना हो कि आपकी इंग्लिश कुछ चरम सीमा छू रही हो आसमान की, और आपको क्या मतलब टीचर के खून के आंसू रोने लगे कि ये क्या ही लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा। तो मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी हो, बोलने में ना हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पेपर से निकाल के नहीं पूछेगा टीचर, बोल के दिखाओ। आपका लिखने में इंग्लिश थोड़ा ठीक है, सेंटेंस मेकिंग आपकी ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश जो ये सेंटेंस मेकिंग थी वो बहुत ही पुअर थी, थोड़ा सा मेरे को लगा कि उनको काम करने की जरूरत है। ऐसे नहीं बोलेंगे लेक्चर में, वो इंडिविजुअली बोलेंगे जिसको बोलना है। बट हाँ, अपनी जो क्लास में अभी बैठे हैं उनमें से किसी का नहीं है, मतलब ऐसा मत सोचना, आप लोगों का सबका ठीक है। हाँ कुछ लेकिन और बच्चे थे जो क्लास लाइव क्लास में नहीं आते हैं, उनका प्रॉब्लम था थोड़ा सा। तो आपको नोट मेकिंग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा करके चलनी है, ठीक है। पॉइंट कोई नहीं समझ में आ रहा है, बार बार इरिटेट कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको डिलीट कर दो अपने नोट्स, आपके नोट्स के अंदर वो पॉइंट दिखना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। ताकि जो आपका 10 मिनट में रिवाइज होना है उसमें 1 घंटा कभी ना लगे, इरिटेट ना हो आपका दिमाग, फिर छोड़ के नेटफ्लिक्स पे ना चले जाओ। तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। कल आते ही एनिमल यूनिट, जो एनिमल फिजियोलॉजी का यूनिट 1 है, इसको कल कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 5 PM पे ही रहेगा। आज भी मैं 5 PM से खड़ा ही था 15 मिनट से, मैंने कहा आज कोई आ नहीं रहा है, वो गलती से दूसरे लिंक में मैं चला गया था। क्लास आपकी वेटनरी ऑप्शनल की हमेशा 5 PM पे रहेगी, प्लीज। मैंने इसको मैसेज भी कर दिया था व्हाट्सएप के ऊपर, इसका आप याद रखिएगा। अभी 6 नहीं करेंगे, मैं बीच बीच में 6 PM कर लेता था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम था, वो उस टाइम पे नहीं हो पाते हैं, बट उससे पूरा स्केड्यूल खराब हो रहा था। कोई बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सोचते हैं कि 6 बजे होगी आज भी क्लास, कभी 5 बजे हो जाती है। तो उसको हमने फिक्स कर दिया है, बिल्कुल 5 PM पे, बिल्कुल शार्प 5 PM पे क्लास स्टार्ट होगी वेटनरी ऑप्शनल की। आपका एनिमल फिजियोलॉजी का यूनिट 1 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो कल कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगर हुआ तो यूनिट 2 को भी कुछ हद तक हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी।